बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू क्विक रिव्यू। और क्विक रिव्यू के ऑनलाइन सेशन के अंदर आपका वेलकम है और इस्लामिक स्टडीज़ की सीरीज़ के अंदर आपका वेलकम है। ठीक है, आज हमारा इस्लामिक स्टडीज़ का या इस्लामियात का जो है वो लेक्चर 1 है और टॉपिक हमारा है जी इंट्रोडक्शन टू सिलेबस। ठीक है, जैसे हमने इससे पहले जो सब्जेक्ट किए थे, सबसे पहले हमने हमारा जो फर्स्ट लेक्चर हुआ करता था उसमें हमने क्या किया जी, सिलेबस जो है उसका इंट्रोडक्शन लिया ताकि हमें आइडिया हो जाए कि हमने क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, कितना पढ़ना है और पेपर को कैसे अटेम्प्ट करना है। तो यहाँ पे भी इस्लामिक स्टडीज के अंदर भी हम यही चीजें देखेंगे कि भाई हमारा सिलेबस एक्चुअली में इस्लामियात के अंदर क्या है। ठीक है, और उसके बाद हमने क्या क्या पढ़ना है, यहाँ पे कैसे पढ़ना और कैसे पेपर की जो है वो तैयारी करनी है। जो अवेलेबल स्टूडेंट्स आ जाएं। सबसे पहले नाज आई हैं, फिर मोहसिन आए हैं, हिरा, फातिमा, बिस्मा, जुनेद, आप सबको वालेकुम सलाम। अब हम इंट्रोडक्शन टू सिलेबस के अंदर क्या क्या डिस्कस करेंगे। सबसे पहले तो ये देखें, सबसे पहले तो सिलेबस को ही जो है वो इंट्रोड्यूस करेंगे कि भाई जो इस्लामियात है इसका सिलेबस हमारे पास क्या है। ठीक है, इसको हम डिस्कस करेंगे। उसके बाद हमारे पास हाउ टू अटेम्प्ट इस्लामिक स्टडीज पेपर के सबसे इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन आता है वो ये है कि भाई इस्लामियात के पेपर को जो है वो अटेम्प्ट कैसे किया जाएगा। तीसरा क्वेश्चन है सबसे इंपॉर्टेंट कि भाई उर्दू में इस्लामियात रखें या इस्लामिक स्टडीज रखें। ठीक है, तो इस्लामियात में ज्यादा नंबर आते हैं या इस्लामिक स्टडीज में ज्यादा नंबर आते हैं, ये सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि भाई क्या रखा जाए। इस डिबेट को देखेंगे और उसके बाद जो है वो एनालिसिस करेंगे पास पेपर्स का कि जो पास पेपर्स हैं उसमें क्वेश्चंस देखेंगे और देखेंगे कि उन्हें कैसे जो है वो अटेम्प्ट किया जा सकता है। तो ये हमारे पास जो है जी 4 मेन टॉपिक हैं, इनको आज हम डिस्कस करेंगे यहाँ पे सिलेबस के अंदर और देखेंगे कि हम कैसे जो है इस्लामियात को आगे लेके चलेंगे। अब देखिए, इस्लामियात जो है सबसे पहले तो एक दो चीजें आपने समझनी है। जो सबसे मेजर क्वेश्चन जो स्टूडेंट्स के दिमाग में आते हैं, ठीक है, वो क्या आते हैं इस्लामियात को लेके। सबसे पहला तो ये आता है भाई कि कुछ मिथ है और कुछ रियलिटी है। ठीक है ना, कुछ किस्से कहानियां हैं और कुछ जो है वो बताई हुई बातें हैं। सबसे पहले तो ये कहा जाता है भाई इस्लामियात बहुत मुश्किल है। क्या कहा जाता है जी, इस्लामियात जो है वो बहुत ज्यादा मुश्किल है। इसका मतलब ये है कि ये मिथ है। दूसरी बात कही जाती है कि इस्लामियात जो है इसके अंदर नंबर लेना यानी मार्क्स जो है वो स्कोर करना बहुत ज्यादा मुश्किल है, ये भी मिथ है। तीसरी बात यह कही जाती है कि इस्लामियात के अंदर बहुत ज्यादा जो है वो फेलियर रेशियो है, तो ये भी झूठ है। इसका मतलब ये 3 बड़ी बड़ी मिथ कि भाई इस्लामियात मुश्किल है, ये भी झूठ है। ठीक है, इस्लामियात के अंदर मार्क्स नहीं आते, ये भी झूठ है। और इस्लामियात के अंदर सबसे ज्यादा फेलियर रेशियो है, ये भी झूठ है। और ये कहा जाता है कि भाई जो इस्लामियात है इसका पेपर जो है वो बहुत ही खास तरीके से अटेम्प्ट किया जाता है, ये भी झूठ है। कुछ भी नहीं है। देखिए, हर सब्जेक्ट जो होता है, कोई भी सब्जेक्ट है, चाहे वो इंग्लिश है, पाकिस्तान अफेयर्स है, करंट अफेयर्स है, जीएसए है, हर सब्जेक्ट जो है उसका एक अपना पैटर्न है एक क्वेश्चन अटेम्प्ट करने का। ऐसे ही है, एक आंसर राइटिंग की एक टेक्निक है हर एक की, तो वो तो आप कह सकते हैं कि भाई हर एक का डिफरेंट है, ऐसे ही है ना। तो इसका मतलब कोई बहुत स्पेशल है ऐसा हरगिज नहीं है। सो एक सबसे बड़ा जो क्वेश्चन आता है ना स्टूडेंट्स के दिमाग में, वो आता है फेलियर के हवाले से। अब स्टूडेंट्स को ये कहा जाता है, क्योंकि तकरीबन स्टूडेंट्स अपनी लापरवाही की वजह से जब फेल हो जाते हैं इस्लामियात के अंदर, तो वो इसका ब्लेम डाल देते हैं एफपीएससी के ऊपर और वही कहते हैं भाई देखो बहुत टफ किस्म की चेकिंग होती है, इस्लामियात में फेल कर देते हैं, हम तो बचपन से पढ़ते आए हैं। अब देखिए, यहाँ पे बेसिकली ये डिबेट पता है क्यों आती है? ये डिबेट आती है यहाँ पे 2 तरह के स्टूडेंट्स हमें देखने को मिलते हैं। एक वो स्टूडेंट्स हैं जो आप ये कह लें एलीट क्लास के स्टूडेंट्स हैं, जाहिर बात है उनके लिए इस्लामियात मुश्किल है। क्यों मुश्किल है? क्योंकि उनका इस्लाम से वो गहरा ताल्लुक नहीं रहा जो एक मिडिल क्लास या लोअर मिडिल क्लास का है। ये हकीकत है कि लोअर मिडिल क्लास तो हर बात पे यही क्या कहते हैं, अल्लाह का शुक्र है भाई, अल्लाह ने जितना दिया काफ़ी है भाई, अल्लाह का बड़ा एहसान है भाई। उनका जिस सोशल स्ट्रक्चर के अंदर जो है वो उनकी नशोनुमा हुई है, उनकी जो ग्रोथ हुई है वो बहुत डिफरेंट है और वो बहुत ज़्यादा क्लोज है इस्लाम के। लेकिन वहीं पे एक लीड क्लास जो है जिसकी परवरिश एक डिफरेंट माहौल के अंदर हुई है, जाहिर बात है उसके लिए इस्लामियात मुश्किल है, उसके लिए कुरान के रेफरेंसेस मुश्किल हैं, उसके लिए अहादीस मुश्किल हैं। इसलिए वो तो कह सकता है और वही स्टूडेंट्स कहते हैं कि भाई इस्लामियात मुश्किल है और वही फेल भी होते हैं।
याद रखिएगा वही स्टूडेंट्स फेल भी होते हैं। क्यों? क्योंकि जो रिक्वायरमेंट है पूरी नहीं कर पाते। लेकिन अगर आप बात करें एक मिडिल क्लास स्टूडेंट की और एक लोअर मिडिल क्लास स्टूडेंट की, ऐसा किसी सूरत पॉसिबल नहीं है कि भाई मिडिल क्लास या लोअर मिडिल क्लास स्टूडेंट जो है वो थोड़ी सी एफर्ट करे और वो पेपर फेल कर दे, ऐसा नहीं है। बाकी फेल तो हर एक सब्जेक्ट के अंदर बंदा हो सकता है, ठीक है, या कहीं क्वेश्चन आपने गलत अटेम्प्ट कर दिया तब भी हो सकता है, या कहीं आपने बिल्कुल नहीं पढ़ा और वो बचपन के पैटर्न इस्लामियात के अंदर आपने जाके अप्लाई कर दिए कि भाई ज्यादा ज्यादा लिखो लिखो लिखो। क्योंकि एक मिडिल क्लास या लोअर मिडिल क्लास जो है वो बचपन से इस्लामियात से अटैच है, बचपन से ही मस्जिद में सुनता आया, मदरसे में सुनता आया, घर में सुनता आया, पूरा दिन जो है वो इस्लाम की बात हो रही है, तो एक्चुअली में वो समझता है कि वही इस्लामियात है और उसी को जाके उसने जाके लिख के आ जाना है, जबकि ऐसा नहीं है। जब आप किसी को प्रोफेशनली लिखते हैं तो चीजें डिफरेंट हो जाती हैं, जब आप उसे एक्सप्लेन कर रहे होते हैं तो चीजें डिफरेंट होती हैं। तो ओवरऑल कहने का मकसद ये है कि भाई ऐसा कुछ नहीं है। सबसे पहले तो आपने दिमाग में ये निकालना है कि भाई इसके अंदर फेल कर देते हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है, बस सिंपल। अब आगे बढ़ते हैं सिलेबस की तरफ। अब यहां पे भी प्रॉब्लम ये है कि बहुत सारे जो स्टूडेंट्स जो खास करके सेल्फ स्टडी कर रहे होते हैं, ठीक है जी, तो सेल्फ स्टडी के स्टूडेंट्स को ये पता ही नहीं होता कि भाई इसका भी सिलेबस डिफाइन है। वो समझते हैं भाई जो कुछ इस्लामियात के अंदर है वही सब कुछ है। इवन वो पूछ रहे होते हैं कि क्या ये भी इस्लामियात के अंदर है, ये भी है, ये भी है, उन्हें पता ही नहीं होता इस्लामियात के सिलेबस के अंदर है या नहीं, जबकि आपके पास जो भी बुक होगी उसके स्टार्ट में सबसे पहले सिलेबस दिया हुआ होता है, तो इसमें कोई परेशानी की बात नहीं होती। उर्दू और इंग्लिश की डिबेट को हम आगे करेंगे, ठीक है। सबसे पहले हम जो है वो सिलेबस को डिस्कस करेंगे यहां पे। अब जब आप बुक से देखते हैं तो आपको सिलेबस जो है वो काफी ज्यादा नजर आता है कि भाई काफी ज्यादा सिलेबस है, ठीक है ना। जब भी आप बुक से देखते हैं तो आपको काफी ज्यादा सिलेबस नजर आता है, चाहे आप उर्दू की बुक के अंदर देखें वहां पे भी आपको सिलेबस ज्यादा देखने को मिलेगा, तकरीबन ना करते हुए 40+ चैप्टर्स आपको देखने को मिलेंगे उर्दू की बुक के अंदर। और अगर इंग्लिश की बुक की बात करें तो इंग्लिश के अंदर भी आपको जो है वो 25 से 30 जो है वो आपको चैप्टर्स देखने को मिलेंगे। लेकिन अगर आप एज ए होल देखेंगे कि आपके पास मेजर चैप्टर कौन से हैं, तो आपके पास टोटल 7 चैप्टर्स हैं जी। ये यहां पे जो उर्दू मेंशन हुए हुए हैं टोटल 7 चैप्टर्स हैं आपके पास टोटल इस्लामियात के, और इन 7 में से ही एक एक क्वेश्चन आता है, तो 7 क्वेश्चंस आते हैं और 7 में से आपको कितने करने होते हैं, 7 में से आपको 4 अटेम्प्ट करने होते हैं। ऐसा ही है, 20 नंबर के एमसीक्यूज और 4 क्वेश्चंस आपको अटेम्प्ट करने होते हैं, तो 7 के 7 में से एक एक क्वेश्चन यहां पे आता है, याद रखिएगा। कई बार एक आध स्किप कर देते हैं, ऐसा नहीं है कि भाई कंपलसरी है उसने हर सूरत देना ही है, लेकिन ज्यादातर वो बैलेंस करके देता है और कोशिश करता है कि यहां से एक एक क्वेश्चन आए, लेकिन कई बार ऐसा होता है कोई ना कोई मिस भी हो जाता है। अब सबसे पहला हमारे पास जो चैप्टर है वो है जी तारुफ इस्लाम, इस्लाम का तारुफ या इंट्रोडक्शन टू इस्लाम। सबसे पहले इसके अंदर इस्लाम के जो फंडामेंटल बिलीव्स हैं उसको यहां पे डिस्कस करेगा और इस्लाम को और उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स को यहां पे डिस्कस किया जाएगा। चैप्टर नंबर 2 है सीरत तैयबा का मुताला बहसियत नमूना अमल, ठीक है, कि जो सीरत है उससे रिलेटेड कुछ जो है उसने पहलू मेंशन किए हैं सिलेबस के अंदर कि वो आपको पता होने चाहिए कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो सीरा है उस हवाले से यहां से एक क्वेश्चन आएगा। इंट्रोडक्शन से यहां से क्वेश्चन आता है, ठीक है, उसके बाद यहां से सीरा से क्वेश्चन आता है, उसके बाद इंसानी हुकूक और इस्लाम में खवातीन का मकाम यहां से क्वेश्चन आता है, हर साल तकरीबन आता है। अच्छा, उसके बाद अगर देखेंगे तो इस्लामी तहजीब और सकाफत यहां से क्वेश्चन आएगा, ये इस्लामिक हिस्ट्री का टॉपिक है यहाँ पे, ठीक है जी, इस्लामिक हिस्ट्री से यहां से आएगा कि इस्लामी तहजीब क्या है, इस्लामिक सिविलाइजेशन एंड कल्चर जो है यहां से क्वेश्चन आएगा। उसके बाद इस्लाम और दुनिया यहां से कभी आएगा कभी नहीं आएगा, नॉर्मली वो यहां से भी अगर क्वेश्चन दे रहा होता है तो इसको उनके साथ मर्ज कर देता है। आपसे पूछेगा नमाज के बारे में बताओ, तो वो तो तारुफ इस्लाम में है नमाज, प्रेयर के बारे में जब आपसे पूछेगा तो प्रेयर के बारे में पूछेगा और साथ में आपसे ये भी कह देगा कि आज के इस टाइम पे आप ये बताएं कि भाई प्रेयर जो है वो क्या रोल प्ले कर रही है, अगर हम एक अच्छी सोसाइटी बनाना चाहते हैं तो हम कैसे इसको लेके आए। कोई भी जो है वो हज के हवाले से पूछ लेगा, ज़कात के हवाले से कि कैसे जो है वो हम ज़कात को टैक्स के साथ रिप्लेस कर दें तो एक बेहतर सिस्टम बन सकता है, तो किसी ना किसी को आज के इस चैप्टर के साथ कनेक्ट कर देगा, यहां से बेसिक दे के यहां पे कनेक्ट कर देगा। तो हर चैप्टर में आप देखेंगे 2 से 3 क्वेश्चंस ऐसे होंगे जिसमें वो कंटेम्पररी जो है वो अफेयर्स देगा, कंटेम्पररी अफेयर्स में देखा आज की मुस्लिम उम्मा के मसाइल के साथ आपको जोड़ देगा कि भाई इसका क्या देखें कि इसको जो है वो पता है कि आज मुस्लिम दुनिया के मसाइल क्या हैं, ठीक है, और वो आज की मुस्लिम दुनिया के मसाइल को फिर साथ में नॉलेज के साथ जोड़ देगा, आपके इस्लामिक स्टडीज के नॉलेज के साथ। तो यहां पे स्टूडेंट्स परेशान हो जाते हैं क्योंकि बुक का रटा रटाया नॉलेज तो उनके पास होता है, मुश्किल थोड़ी है, बुक 10 दिन में प्रिपेयर हो जाती है, लेकिन जब कंटेम्पररी अफेयर्स पे लिखने की बात आती है मुस्लिम उम्मा के प्रॉब्लम्स की तो फिर वहां पे प्रॉब्लम हो जाती है। हालांकि ये वही चीज है जो करंट अफेयर्स में आप पढ़ते हैं,
वही तो करंट अफेयर्स में आप लिखते हैं, लेकिन वहां पे क्योंकि इंग्लिश में लिखना होता है तो इंग्लिश वाले तो लिख लेते हैं, लेकिन जो उर्दू में अटेम्प्ट करते हैं वो यहां पे मार खा जाते हैं, क्योंकि उर्दू में कंटेम्प्रेरी अफेयर्स पे आपने नहीं लिखा हुआ होता, पढ़ा हुआ नहीं होता, डाटा नहीं होता, तो यहां पे आप सर पकड़ के बैठ जाते हैं। उसके बाद चैप्टर 6 है जी पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन और इस्लामी तर्ज हुक्मरानी, कि भाई पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन क्या है और इस्लाम में जो है गुड गवर्नेंस क्या है, इस्लाम का जो स्टाइल ऑफ गवर्नेंस है वो क्या है, यहां से क्वेश्चन आता है। और नंबर 7 पे हमारे पास है जी इस्लामी ज़ाब्ता-ए हयात, कि इस्लाम का जो कोड ऑफ लाइफ है वो क्या है, ये सोशल सिस्टम इस्लाम का पूरा सिस्टम जो है कोड क्या है, उसके अंदर क्या चीजें आती हैं। अब यहाँ पे क्वेश्चन नंबर, यहाँ पे जो चैप्टर 7 है और चैप्टर 1 है ये दोनों ही मर्ज होके आ रहे होते हैं। बेसिकली 1 के अंदर भी जो चीजें हम स्टडी करते हैं वो 7 के अंदर डिस्कस हो रही होती हैं, जो 7 में करते हैं 1 के अंदर आ रही होती हैं, तो कहीं ना कहीं मिक्स करके वो दे रहा होता है। अब इसी को थोड़ा सा हम यहाँ पे देखते हैं, इंग्लिश के हिसाब से थोड़ा सा डीकोड करते हैं मजीद। तो देखिए सबसे पहले अगर हम देखते हैं तो इंट्रोडक्शन में हमारे पास 7 चैप्टर्स यहाँ पे आते हैं, ठीक है जी, 7 चैप्टर्स ही हैं इस्लामियात के अंदर। इंट्रोडक्शन टू इस्लाम है, स्टडी ऑफ सीरा है, 3rd पे ह्यूमन राइट्स है, 4 पे इस्लामिक सिविलाइजेशन एंड कल्चर है, 5th पे इस्लाम एंड द वर्ल्ड है, ठीक है, या कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड आप कह लें, और उसके बाद पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन एंड गवर्नेंस इन इस्लाम है, और 7 पे इस्लामिक कोड ऑफ लाइफ है। ये 7 चैप्टर्स हैं हमारे पास। अब एक एक चैप्टर को हम देखेंगे कि इस एक एक चैप्टर के अंदर उसने क्या क्या दिया हुआ है, वो एफपीएससी वाले क्या चाहते हैं कि भाई इसे, अगर वो बात करते हैं कि इंट्रोडक्शन टू इस्लाम, इस्लाम के तारुफ में इसे क्या क्या पता होना चाहिए और कहां कहां से वो आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है। सबसे पहला चैप्टर है हमारे पास ये इंट्रोडक्शन टू इस्लाम या इस्लाम का तारुफ। तो इस्लाम के तारुफ में सबसे पहले वो आपसे पूछेगा कॉन्सेप्ट ऑफ इस्लाम, कि भाई इसे क्या ये पता है कि इस्लाम इटसेल्फ क्या चीज है, ठीक है, कॉन्सेप्ट ऑफ इस्लाम आपको सबसे पहले पूछेगा। फिर इंपॉर्टेंस ऑफ दीन इन लाइफ, कि भाई दीन जो है उसकी क्या अहमियत है जिंदगी के अंदर, यहां से। फिर है डिफरेंस बिटवीन दीन एंड रिलीजन, ठीक है, कि भाई दीन जो है मजहब और दीन के अंदर जो है वो क्या फर्क है, यहां से क्वेश्चन पूछेगा। फिर है डिस्टिंग्विशिंग एस्पेक्ट्स ऑफ इस्लाम, कि भाई इस्लाम के अंदर क्या क्या ऐसा है जो दूसरे मज़ाहब के अंदर हम नहीं देखते, थोड़ा सा कंपैरेटिव एनालिसिस। उसके बाद इस्लामिक बिलीव्स एंड इट्स इंपैक्ट ऑन इंडिविजुअल एंड सोसाइटी एंड द फंडामेंटल्स ऑफ इस्लाम, कि भाई इस्लामिक बिलीव्स क्या हैं, क्या जो है वो बेसिक बिलीव्स हैं, यही जैसे हम कह रहे हैं कॉन्सेप्ट ऑफ इस्लाम, तो ये उसी से लिंक करता हुआ यहां पे कि इस्लामिक बिलीव्स क्या हैं, ठीक है, उनका जो असर है वो इनफिरादी तौर पे क्या है, सबसे इंपॉर्टेंट चीज, और उसके साथ साथ उसका सोसाइटी पे या इज्तमाई तौर पे जो है उसका क्या असर है। अगर नमाज है तो नमाज का एक इनफिरादी जिंदगी पे क्या ताल्लुक है और नमाज का सोसाइटी पे क्या ताल्लुक है। ज़कात है तो इनफिरादी पे क्या है, सोसाइटी पे क्या है, ठीक है। इसी तरह से हज है, तो ये कोई भी हो सकता है, उसके ऊपर जो है वो आपसे पूछ सकता है क्वेश्चंस। नंबर 6 पे है इस्लामिक वर्शिप्स, स्पिरिचुअल, मॉरल एंड सोसाइटल सोशल इंपैक्ट, ठीक है, कि भाई जो इस्लामिक वर्शिप्स हैं उसके क्या असरात हैं रूहानी जिंदगी पे, ठीक है जी, मॉरल लाइफ के ऊपर, ठीक है, आपकी अखलाकी जिंदगी के ऊपर, और साथ में सोसाइटी पे उसके क्या असरात हैं। तो ये मिक्स होकर आ रहा होता है यहाँ पे इस्लामिक बिलीव्स में से और यहाँ से भी, ठीक है। तो ये आपसे वो कहना चाह रहा है कि भाई इंट्रोडक्शन टू इस्लाम में आपको ये पता होना चाहिए, इसमें से एक क्वेश्चन बनेगा आपका, यानी एक क्वेश्चन वो आपको देगा। चैप्टर 2 है हमारे पास स्टडी ऑफ सीरा ऑफ प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एज ए रोल मॉडल, कि भाई नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो जिंदगी है वो हमारे लिए एक बेहतरीन नमूना है। ये हमने 3rd और 4th क्लास से पढ़ा, ऐसे ही है। तो वो जो 3rd और 4th क्लास से पढ़ा उस टाइम पे भी वो क्वेश्चन पूछा करते थे, अब भी वो क्वेश्चन पूछेंगे कि भाई जो स्टडी ऑफ सीरा है उसके अंदर कौन कौन से एस्पेक्ट्स है सीरा के जो आपको पता होने चाहिए, जो आपसे पूछे जा सकते हैं। क्योंकि हमने इससे पहले जो एक स्टडी की है वो सोशल लाइफ के हवाले से की, ऐसे ही ना कि हमें ये पढ़ाया जाता है कि भाई नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है वो कैसे जो है वो उम्महात के साथ कैसे थे, सोसाइटी के अंदर कैसे थे, दीन के अंदर कैसे थे। तो ये हम एज ए होल एक सोशल हम अगर देखें एस्पेक्ट तो हमें देखने को मिलता है। तो यहाँ पे क्या है जी, सबसे पहले इंडिविजुअली जो है इनफिरादी तौर पे जो है वो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात जो है वो कैसे एक बेहतरीन नमूना है, यहाँ से पूछ सकता है। उसके बाद एज ए डिप्लोमेट जो है, ठीक है जी, एज ए डिप्लोमेट जो है, क्योंकि रियासत मदीना की बुनियाद रखी, तो एज ए डिप्लोमेट जो है भाई वो उनसे हम क्या सीख सकते हैं, हमारे डिप्लोमेट्स क्या सीख सकते हैं। इसी तरह से एज ए एजुकेटर वो एक बेहतरीन मौल्लिम थे, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया मुझे मौल्लिम बनाकर भेजा गया, तो इसका मतलब वो एज ए मौल्लिम या टीचर या एजुकेटर के तौर पे कैसे रोल मॉडल थे, यहां से पूछ सकता है। उसके बाद एज ए मिलिट्री स्ट्रेटेजिस्ट जो है
ठीक है, कि मिलिट्री स्ट्रेटेजिस्ट जो है वो कैसे जो है जंगी हिकमत अमली के तौर पे वो कैसे बेहतरीन नमूना थे। कि आज हम अगर जंगी हिकमत अमली देखते हैं, वॉर गेम्स देख रहे होते हैं, तो आज की वॉर गेम्स में आज कैसे स्ट्रेटेजीज जो है वो तश्कील दी जाती हैं, कैसे जो है स्ट्रेटेजीज बनाई जाती हैं मिलिट्री के अंदर, और उस टाइम पे क्या मिलिट्री स्ट्रेटेजीज रही या कैसे वो रोल मॉडल रहे हैं। और उसके बाद है जी पीस मेकर के अमन के दाई के तौर पे जो है वो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है वो अमन के तौर पे, अमन के सफीर के तौर पे कैसे रहे, या कहां कहां उन्होंने पीस एफर्ट्स की कोशिश की और कॉन्फ्लिक्ट से बचने की कोशिश की। तो सीरा के पहलू जो है वो उसने डिवाइड किए हुए हैं और डिवाइड करके आपको दिए हुए हैं कि भाई ये आपको पता होने चाहिए और यहां से मैं आपसे क्वेश्चन पूछ सकता हूं। और जैसे पास पेपर में आप देखा, जो मिलिट्री स्ट्रेटेजिस्ट के हवाले से भी आया हुआ है, एजुकेटर्स के हवाले से भी आया हुआ है, डिप्लोमेट के हवाले से भी आया हुआ है, ठीक है। तो सीरा के ऊपर यहां से क्वेश्चन बनता है। फिर है जी चैप्टर 3 हमारे पास, ह्यूमन राइट्स एंड स्टेटस ऑफ वुमेन इन इस्लाम। इसके अंदर बहुत ज्यादा नहीं है, सिंपल इसके नाम से ही पता चल रहा है कि भाई ह्यूमन राइट्स हैं, इंसानी हुकूक की बात की जा रही है यहां पे, कि इंसानी हुकूक क्या है, चाहे आप इन्हें इंसानी हुकूक ह्यूमन राइट्स कहें या फंडामेंटल ह्यूमन राइट्स कहें, ठीक है। कि आज भी हम देख रहे हैं कि ये हमारा करंट अफेयर्स के अंदर भी टॉपिक है कि हम देखते हैं कि भाई फंडामेंटल ह्यूमन राइट्स की कहां पे वायलेशन हो रही है, कैसे प्रॉब्लम है, ये वॉर्स कैसे जो है फंडामेंटल राइट्स को जो है वो उसको एक्सप्लॉइट कर रहे हैं एक बेसिक लाइफ को। इसके साथ साथ जोड़ा हुआ है जी जो वुमेन का स्टेटस है इस्लाम के अंदर, उसके हवाले से कि वुमेन का स्टेटस आपको पता है, हम जो पढ़ते आए हैं 9th-10th से, सबसे बेसिक जो क्वेश्चन होता है इस्लाम के हवाले से कि भाई इस्लाम एक फंडामेंटल मजहब है, एक ऑर्थोडॉक्स रिलीजन है, एक कटर रिलीजन है। तो उस हवाले से या इस्लामोफोबिया के हवाले से जब हमसे बात की जाती है कि भाई औरतों को तो बाहर नहीं निकलने दिया जाता, औरतों के ऊपर पाबंदियां हैं, या खास करके अभी आपने देखा 3-4 दिन पहले जो है वो तालिबान जो है उन्होंने एक नया जो है वो कोड ऑफ लाइफ जो है वो, या सोशल कोड आप ये कह ले, उन्होंने लागू किया अफगानिस्तान के अंदर, कि जिसमें उन्होंने कहा कि भाई मर्दों को दाढ़ी रखना जरूरी है और औरतें हिजाब जरूरी करेंगी, यानी कंपलसरी कर दिया। अब कोई औरत अगर बगैर हिजाब के नजर आएगी तो उसको पकड़ के लॉ के तहत वो अंदर कर देंगे, शरिया लॉ के तहत। कोई बंदा, कोई मर्द जो है बगैर दाढ़ी के नजर आएगा। सो इसका मतलब ये है कि ये एक फंडामेंटलिस्ट व्यू हमें नजर आ रहा है इस्लाम का, कि भाई क्या इस्लाम ऐसा है कि आप जबरदस्ती इबादत करवाओ और उसके क्या इंपैक्ट्स हो सकते हैं, या खवातीन के साथ जैसे उनके एजुकेशन पे पाबंदी लगा दी, आप बगैर बुरके के नहीं निकल सकती। तो हमें यही कहा गया, इस्लामोफोबिया कह के टारगेट किया गया कि इस्लाम जो है वो एक तंग नजर मजहब है, ठीक है, एक मुतासिब है, इस तरह कहा गया। तो क्या एक्चुअली में ऐसा ही है इस्लाम जैसे हमें बताया जाता है, या एक्चुअली में इस्लाम ने औरतों को रिस्पेक्ट दी, उनको स्टेटस दिया, और न सिर्फ औरतों को बल्कि जो मर्द हैं, ठीक है जी, मर्द हैं उनको भी जो है वो अजमत दी है, उनकी भी एक रिस्पेक्ट जो है वो रखी है। तो यहाँ पे क्या है जी, ह्यूमन राइट्स और स्टेटस ऑफ वुमेन के हवाले से क्वेश्चन आ जाएगा, या फिर डिग्निटी ऑफ मैन या डिग्निटी ऑफ वुमेन इन इस्लाम के हवाले से क्वेश्चन जो है वो आ जाता है। इसी को जो है घुमा फिरा के कोई क्वेश्चन यहाँ पे देता है, एक क्वेश्चन यहाँ से टारगेट करता है। चैप्टर 4 है इस्लामिक सिविलाइजेशन एंड कल्चर, इस्लामिक हिस्ट्री का चैप्टर है कि भाई इस्लामी तहजीब जो है, इस्लामी तहजीब और सकाफत, कि इस्लामी तहजीब और सकाफत क्या है। कि आपको ये पता होना चाहिए कि इस्लाम, हम ये कह रहे हैं ना कि भाई दुनिया का दूसरा बड़ा मजहब है, तो उसका एक इम्पैक्ट है। इसी तरह से अगर माजी में हम देखते हैं तो एक बहुत बड़ा इम्पैक्ट था, ठीक है जी। तो वो हम ये देख रहे हैं कि इस्लामिक सिविलाइजेशन क्या थी और क्या क्या इस्लामिक सिविलाइजेशन जो है खुद को दूसरों से डिफरेंट करती है। क्योंकि आज तो हमें इस्लामिक सिविलाइजेशन उस तरह से देखने को नहीं मिलती, लेकिन जाहिर बात है एक टाइम पे मौजूद थी इस्लामिक सिविलाइजेशन जिसने दुनिया के ऊपर एक असर रखा। अगर हम देखते हैं जो खास करके हम बनु अब्बास की बात करते हैं तो उस टाइम हम ये देखते हैं कि दुनिया के ऊपर असर था इस्लामिक सिविलाइजेशन का, उसके कल्चर का एक असर था और दुनिया ने बहुत सारी चीजें हमसे ली हैं। इसी तरह से इस्लाम का जो कल्चर है वो बाकी मज़ाहब से बहुत डिफरेंट है। अब जैसे हिंदू मत है, बुद्ध मत है, ये बाकी मज़ाहब हैं तो एक्चुअली में वो डिफरेंट है और इस्लाम डिफरेंट है। तो हर मजहब ही दूसरे से बेसिकली डिफरेंट है। तो इस्लाम कैसे दूसरों से डिफरेंट है, इसका कल्चर, इसकी सकाफत, इसकी तहजीब कैसे इसे दूसरों से जुदा करती है। इसके अंदर क्या पूछ सकता है जी, मीनिंग ऑफ इस्लामिक सिविलाइजेशन, आपको पता हो, रोल ऑफ सिविलाइजेशन फॉर ह्यूमन डेवलपमेंट, कि एक जो तहजीब है, ठीक है, जो मुआशरे हैं वो मिलके तहजीब बनाते हैं। जो मुआशरे हैं, जो सोसाइटीज हैं, वो जब एक जगह कलेक्टिवली कहीं रहती हैं तो फिर वो क्या करती हैं, वो एवोल्यूशन के प्रोसेस के थ्रू एक सिविलाइजेशन बनाती हैं, एक तहजीब बनाती हैं और उसके कुछ खास कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं जो इंडिविजुअली और इनफिरादी तौर पे जो है वो अशखास से जो है वो पूरी सोसाइटी के अंदर मुंतकिल होते हैं और वहां से सिविलाइजेशन का हिस्सा बनते हैं। तो वो कैसे जो है वो डेवलपमेंट में रोल प्ले करती है।
खास करके इस्लामिक सिविलाइजेशन। फिर कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इस्लामिक सिविलाइजेशन, कि इस्लामिक सिविलाइजेशन अगर हम कंपैरेटिव एनालिसिस करें हिंदू मत के साथ, बुद्ध मत के साथ, सिख मत के साथ, ईसाइयत के साथ, जोडिज्म के साथ, तो वहां पे हम ये देखेंगे कि भाई जो इस्लामिक सिविलाइजेशन है वो कैसे जो है डिफरेंट है, उसकी क्या की कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, यानी उसकी खुसूसियात क्या हैं, तो ये आपको यहां पे पता हो। नेक्स्ट है जी चैप्टर 5 इस्लाम एंड द वर्ल्ड, के कंटेम्प्रेरी अफेयर्स की बात कर रहे हैं कि भाई इस्लाम और वर्ल्ड जो है वो आज हम देख रहे हैं कि भाई आज असरे हाजा में मौजूदा दौर के अंदर हम देख रहे हैं कि मुसलमानों को बहुत सारे मसाइल का सामना है। तो वो आपसे पूछ सकता है, एक एनालिटिकल क्वेश्चन आपको दे सकता है, जैसे आप अगर किसी भी इंटरव्यू में बैठते हैं तो आपसे क्वेश्चन किया जाता है कि भाई आज मुसलमानों की जो ज़बूं हाली है, ये जो आज इतनी ज्यादा डिक्लाइन है मुसलमानों के अंदर, इनकी सिविलाइजेशन खत्म हो गई, कल्चर खत्म हो गया, तो आप क्या समझते हैं इसको कैसे जो है प्रिजर्व किया जा सकता है, कहां पे प्रॉब्लम्स हैं, फॉल्ट लाइंस कहां पे हैं, उसको कैसे सेट किया जाए। ठीक है, तो आज हम देखते हैं जी इंपैक्ट ऑफ इस्लामिक सिविलाइजेशन ऑन वेस्ट एंड वाइस वर्सा। ठीक है, कि भाई इस्लामिक सिविलाइजेशन का क्या वेस्ट के ऊपर रहा, और अब हम देख रहे हैं पहले तो इस्लाम का रहा, इस्लामिक सिविलाइजेशन का रहा, लेकिन अब जो है हम ये देख रहे हैं कि भाई उनके असरात ज्यादा हैं। द रोल ऑफ इस्लाम इन द मॉडर्न वर्ल्ड, कि आज की जो मॉडर्न वर्ल्ड है, क्या आज भी इस्लाम जो है फंडामेंटलिस्ट ही है यहाँ पे, क्या आज हम देख रहे हैं वही प्रॉब्लम्स हैं इस्लाम के, आज उसी तरह से देखा जा रहा है, या जैसे तालिबान जो है वो पोर्ट्रे कर रहे हैं इस्लाम को, तो पूरी दुनिया क्या इस्लाम को वैसे देखती है, क्या एक्चुअल इस्लाम वो है या जो हम प्रैक्टिस कर रहे हैं वो है। ये जो प्रॉब्लम्स हैं मुस्लिम वर्ल्ड एंड द कंटेम्प्रेरी चैलेंजेस, कि आज मुसलमान जो हैं उनको क्या क्या चैलेंजेस हैं। जैसे हम ये देख रहे हैं कि गजा इजराइल की वॉर है, तो अमेरिका या पूरा वेस्ट जो है वो इजराइल के साथ तो खड़ा है, लेकिन मुसलमान नहीं खड़े, गजा के साथ मुसलमान नहीं खड़े, बल्कि खुद मिल के जो है वो वहां पे डिस्ट्रक्शन करवा रहे हैं ना बोलने की वजह से। ठीक है जी, कि जुल्म सहने वाला भी जालिम है और जुल्म का साथ देने वाला, जुल्म पे खामोश होने वाला वो भी जालिम है। तो आज हम देख रहे हैं चैलेंजेस जो है वो क्या क्या हैं, कि कैसे वेस्ट ने जो है वो मुसलमानों को आइसोलेट कर दिया, अलग कर दिया। इसी तरह से मिडिल ईस्ट के अंदर हम देखते हैं क्या चैलेंजेस हैं, इसी तरह तालिबान के हम चैलेंजेस देख रहे हैं। रोल ऑफ एक्सट्रीमिज्म, इसके साथ साथ जो हमें ये कहा जाता है कि इस्लाम जो है वो दहशतगर्द है, भाई दहशतगर्दी फैलाता है। तो जो शिद्दत पसंदी है इस्लाम के अंदर, इसको हमने करंट अफेयर्स में डिस्कस किया था। तो शिद्दत पसंदी जो है वो इस्लाम के अंदर उसका क्या रोल है, और क्या एक्चुअली में इस्लाम शिद्दत पसंदी का मजहब है, तो इसका आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट है जी पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन एंड गवर्नेंस इन इस्लाम। अब ये पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का भी टॉपिक है, और यहाँ पे साथ में जो है साथ में पॉलिटिक्स इन्वॉल्व है। ठीक है जी, पॉलिटिकल साइंस आप कह लें, पाकिस्तान अफेयर्स आप कह लें, और साथ में जो है वो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन यहाँ पे उसको मर्ज किया जा रहा है कि भाई आपको पता होना चाहिए, आप एक अगर सिविल सर्वेंट बन रहे हैं तो भाई पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन जो है, जो इंतजामिया है, सरकारी इंतजामिया है, या जिसको अवामी इंतजामिया कहा जाता है, तो अवामी इंतजामिया जो है वो क्या है इस्लाम के अंदर खास करके, और इस्लाम की जो गवर्नेंस है वो कैसी है, इस्लाम कैसा एक मॉडल दिखाता है। क्योंकि हम ये कहते हैं ना इस्लाम कंप्लीट कोड ऑफ लाइफ है, तो कंप्लीट के अंदर तो सोशल सिस्टम भी आएगा, पॉलिटिकल सिस्टम भी आएगा, जस्टिस सिस्टम भी आएगा। ठीक है, तो हर तरह का सिस्टम आएगा। तो फिर गवर्नेंस का सिस्टम इस्लाम का क्या है, कॉन्सेप्ट ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन इन इस्लाम, के अवामी इंतजामिया का इस्लाम का हम क्या जो है वो लेते हैं, जो हमें बताया जाता है। कुरानिक गाइडेंस ऑन गुड गवर्नेंस, के भाई कुरान जो है वो क्या कहता है कि गुड गवर्नेंस या एक गवर्नेंस जो है, अच्छी गवर्नेंस वो कैसी हो सकती है। कॉन्सेप्ट ऑफ गवर्नेंस एंड इट्स एप्लीकेशंस इन द लाइट ऑफ कुरान एंड सुन्ना एंड फिका, कि फिका कुरान या सुन्ना जो है वो क्या बता रहा है कि गवर्नेंस जो है उसका कॉन्सेप्ट क्या है इस्लाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। गवर्नेंस स्ट्रक्चर इन इस्लाम, खास करके गवर्नेंस स्ट्रक्चर इन इस्लाम की अगर हम बात करें खुलफाए राशिदीन के टाइम की, क्या गवर्नेंस स्ट्रक्चर थी इस्लाम में, शूरा क्या है, लेजिस्लेशन कैसे है। ठीक है जी, सोर्सेज ऑफ इस्लामिक लॉज जो हैं वो क्या हैं। ठीक है, गवर्नेंस अंडर पीस कैलिफेट जो है खिलाफत राशिदीन के टाइम पे क्या गवर्नेंस थी, क्या मॉडल था, कैसे फॉलो किया जाता था। अच्छा, पार्टिकुलर लेटर्स टू हजरत उमर एंड हजरत अली, और खतूत जो है गवर्नेंस के हवाले से जो कुछ लिखे गए, ठीक है जी, तो वो खतूत जो हमें क्या बताते हैं कि गवर्नेंस पे कैसे जो है एक गवर्नर जो है उस टाइम पे कैसे चेक एंड बैलेंस रखते थे, कैसे जो है उनकी नशर इशात थी या उनकी जो कम्युनिकेशन है वो किस तरह से होती थी अपने सबऑर्डिनेट्स के साथ, कैसे जो है वो काम किया जाता था। ठीक है, रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ सिविल सर्वेंट, एक सरकारी मुलाजिम जो है इस्लामिक पॉइंट ऑफ से अगर हम देखें तो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्या हैं। इसी तरह से इस्लाम सबसे ज्यादा जो जोर देता है वो देता है अकाउंटेबिलिटी के ऊपर, कि इस्लाम का अकाउंटेबिलिटी का स्ट्रक्चर क्या है वो आपको पता होना चाहिए कि भाई इस्लाम कैसे कहते हैं। आज हम बात करते हैं ना करप्शन है, इदारों के अंदर करप्शन है, फलां जगह करप्शन है। सो आज हम देखते हैं इसका मतलब गवर्नेंस के प्रॉब्लम्स हैं। तो क्या जो इस्लामिक स्ट्रक्चर है उसके अंदर भी क्या ये गवर्नेंस इस अकाउंटेबिलिटी का कॉन्सेप्ट है, और है तो क्या है। उसके बाद चैप्टर 7 है हमारे पास, इस्लामिक कोड ऑफ लाइफ,
इस्लामिक कोड ऑफ लाइफ, अब ये चैप्टर 1 हमारा और चैप्टर 7 हमारा ये यहाँ पे मर्ज हो रहा है। इस्लामिक कोड ऑफ लाइफ का मतलब ये है कि जब हमने ये कह दिया इस्लाम एक कंप्लीट कोड ऑफ लाइफ है, तो उसके अंदर फिर क्या क्या है? उसके अंदर क्या है जी? साइलेंट फीचर्स ऑफ इस्लामिक सिस्टम, के इस्लामिक सिस्टम की क्या खुसूसियात हैं, इस्लामिक सोशल सिस्टम की क्या खुसूसियात हैं, पॉलिटिकल सिस्टम की क्या खुसूसियात हैं, इकोनॉमिक सिस्टम की क्या खुसूसियात हैं, जुडिशियल सिस्टम की क्या है, एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम की क्या है। ठीक है, तो यहां से किसी एक पहलू से आपसे पूछ सकता है कि भाई इस्लाम अगर कंप्लीट कोड ऑफ लाइफ है तो आप ये बताएं पॉलिटिकल सिस्टम ऑफ इस्लाम क्या है, और क्या आज उसको हम जो है वो अप्लाई करके इन प्रॉब्लम से बच सकते हैं। इकोनॉमिक सिस्टम ऑफ इस्लाम क्या है। लेकिन अब याद रखिएगा, आपको लग ही रहा होगा ये बहुत बड़ा है, ठीक है, ये बहुत बड़ी डिबेट है, ऐसा कुछ भी नहीं है। इसके अलावा इजमा क्या है या इज्तिहाद क्या है जी, ठीक है जी, सोर्सेज ऑफ लॉ जो है वो इस्लाम के अंदर क्या है, कैसे जो है उसको इंटरप्रेट किया जाता है। तो बेसिकली ये हमारे पास 7 चैप्टर्स हैं, और आपने देखा कि इसके अंदर फिर आगे सब डिवीजन हैं, 2 2 3 3 4 4 और 5 5, तो कह लें 24 या 25 जो है वो इंपॉर्टेंट टॉपिक हमारे पास बन रहे हैं, जो एक्चुअली में जो है हमारे सिलेबस के अंदर डिफाइन है। और यही जो 24 और 25 टॉपिक हैं, इन्हीं में से ही क्वेश्चन आता है, या यही 7 जो चैप्टर्स हैं इन्हीं में से आपके पास 7 क्वेश्चंस आएंगे, जिनमें से आपने जो है वो 4 क्वेश्चन जो है वो अटेम्प्ट करने होंगे। सिंपल। सो अगर एज ए होल देखेंगे तो ये कहना ये चाह रहा है कि आपको सब पता हो भाई, कहना ये चाह रहा है आपको सब पता हो इस्लाम के बारे में और आज की दुनिया के बारे में। लेकिन आप अगर देखेंगे, आप करंट अफेयर्स पढ़ रहे हैं, पाकिस्तान अफेयर्स पढ़ रहे हैं, तो आपको सब वैसे ही पता है, ऑलरेडी आपको पता है, सिर्फ आपने उसको इस्लामियात के अंदर, इस्लामिक पैरामीटर्स के अंदर लिखना है, क्वेश्चन और कुछ भी नहीं है। तो चीजें वही हैं जो आप जानते हैं, बाकी सब्जेक्ट के अंदर पढ़ चुके हैं। सो इसका मतलब यह है कि फिर क्या फर्क है इस्लाम का, इस्लामिक स्टडीज का आंसर राइटिंग की, ठीक है, और कहीं पे अगर आप वहीं पे इस्लामिक स्टडीज का आंसर राइट कर रहे हैं, वहीं पे आप पाकिस्तान अफेयर्स कर रहे हैं, या वहीं पे आप करंट अफेयर्स कर रहे हैं, तो डिफरेंस क्या है? सिर्फ एक चीज का फर्क है, किसी चीज का फर्क नहीं, वही हेडिंग्स हैं, वही सब हेडिंग्स हैं, वही पेपर पैटर्न है। अगर किसी चीज का फर्क है जो ये बताता है, देखिए अब वही बातें मैं करूंगा पैंट कोट पहन के, तो वो पाकिस्तान अफेयर्स या करंट अफेयर्स की बातें हो जाएंगी। वही बातें अगर एक मौलवी साहब करेंगे दाढ़ी रख के, सर पे टोपी पहन के, तो वो इस्लामिक स्टडीज की हो जाएंगी। उनको कोई ये नहीं कहेगा ये करंट अफेयर्स की बातें कर रहे हैं, कहा जाएगा ये दीन की बातें कर रहे हैं। करेंगे वो यही, देखिए मुसलमानों के मसाइल क्या हैं, आज मुसलमान कैसे तकसीम है, आज मुसलमानों के ये हाल क्यों है, ठीक है। लेकिन फर्क क्या है? रेफरेंस का, रेफरेंस का फर्क है, बस सिर्फ ये आंसर राइटिंग का फर्क है, और कुछ भी डिफरेंस नहीं है। जब एक मौलवी साहब बात करेंगे कपड़े पहन के, सर पे टोपी रख के, ठीक है, इमामा पहन के, दाढ़ी रख के, तो वो साथ में रेफरेंस देंगे कुरान से और हदीस से, ठीक है। जहां पे कुरान से उन्हें याद आ रहा होगा वहां पे कुरान से दे देंगे कि देखिए भाई अल्लाह ताला फलां पारा के अंदर जो है वो ये फरमा रहा है, देखिए आज के मसाइल जो है अल्लाह ने पहले बयान कर दिए, ठीक है, क्या है इनका सोल्यूशन बयान कर दिया। फिर जहां से कुरान से रेफरेंस नहीं मिल रहा होगा वहां से हदीस का जिक्र करेंगे कि भाई देखिए हदीस शरीफ है कि भाई आज मुसलमानों के मसाइल हैं, इसको कैसे टैकल किया जाए, ठीक है जी, तो हदीस से रेफरेंस दे देंगे। हदीस से नहीं होगा तो फिर कोई फिक्का से दे देंगे कि भाई इमाम अहमद बिन हंबल क्या कहा करते थे, इमाम शाफी क्या कहा करते थे, इमाम मालिक क्या कहा करते थे। सो इस्लामिक लोगों की या इस्लामिक बुक्स की रेफरेंसेस यहां पे दे देंगे, तो वो बात हो जाएगी इस्लामिक स्टडीज की और इंतहाई सॉलिड हो जाएगी। और वहीं पे अगर हम कोई रेफरेंस देंगे या रेफरेंस के बगैर बात करेंगे पाकिस्तान अफेयर्स या करंट अफेयर्स के अंदर, तो वो हमारे पास जो है वो पाकिस्तान अफेयर्स या करंट अफेयर्स हो जाएगा। समझ गए है ना? तो निचोड़ किस बात में समझे आप? निचोड़ रेफरेंसेस है, बस दैट्स इट, और कुछ भी नहीं है। वही बातें हैं जो आपको आती हैं, वही चीजें हैं जो आपने बचपन से पढ़ी हैं, सिर्फ रेफरेंसेस का फर्क है। मौलवी साहब या तो बहुत ज्यादा रेफरेंस देंगे, या तो एक ऐसे मौलवी साहब होंगे इंतहाई लाइक किस्म के, बात बात पे कुरानिक रेफरेंस, बात बात पे, ठीक है, छोटी सी बात होगी कुरानिक रेफरेंस, छोटी सी बात होगी बंदा कहेगा यार क्या स्ट्रॉन्ग नॉलेज है भाई, ऐसा ही है। या फिर यही होगा कि बातचीत होगी और कोई एक आध याद आ गया तो रेफरेंस दे देंगे, लेकिन कोई एक आध रेफरेंस भी दे दिया तो प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। बहुत अच्छा नहीं होगा लेकिन अच्छा हो जाएगा। हाँ, रेफरेंस नहीं दिया तो फिर एक अलग बात है। बस ये चीज है। क्वेश्चन आप समझ गए होंगे, बस कपड़ों का फर्क है भाई, पैंट कोट में बात डिफरेंट है और कपड़ों के अंदर बात डिफरेंट है। अब यहां पे क्वेश्चन ये पैदा होता है, सिलेबस तो आपने देख लिया, क्वेश्चन ये पैदा होता है हाउ टू अटेम्प्ट इस्लामिक स्टडीज पेपर, कि इस्लामिक स्टडीज या इस्लामियात के पेपर को कैसे अटेम्प्ट किया जाए, सबसे इंपॉर्टेंट। अब यहां पे क्वेश्चन ये बनता है कि इस्लामिक स्टडीज के पेपर को अटेम्प्ट किया जाए या इस्लामियात के पेपर को अटेम्प्ट किया जाए। तो इसका मतलब यह है कि जब हम कहेंगे इस्लामिक स्टडीज को अटेम्प्ट किया जाए, सो हम ये कहना चाह रहे हैं कि भाई इंग्लिश में अटेम्प्ट किया जाए, और इस्लामियात कह रहे हैं तो इसका मतलब हम ये कह रहे हैं कि उर्दू के अंदर अटेम्प्ट किया जाए।
अब यहां पे एक दो बातों को आपने समझना है, एक जनरल डिस्कशन को आपने समझना है, उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले अगर मुझसे कोई टू द पॉइंट एक क्वेश्चन पूछे, जो स्टूडेंट्स पूछते हैं 99%, सर क्या ज्यादा नंबर उर्दू में अटेम्प्ट करने में आते हैं या इंग्लिश में आते हैं? क्वेश्चन नंबर 1 ये पूछा जाता है। फिर से रिपीट करता हूं, क्या क्वेश्चन किया जाता है? सर क्या इस्लामियात में उर्दू में रखूं या इंग्लिश में रखूं, ज्यादा नंबर किस में आते हैं? और 90% आपको खुद पता है कि आंसर क्या होता है कि भाई ज्यादा नंबर जो है वो इंग्लिश में आते हैं, ज्यादा नंबर इंग्लिश में आते हैं। सिंपल सी बात है। और एक खुद भी गुमान होता है, क्योंकि स्टूडेंट्स जाहिर बात उनका इतना, उर्दू वालों का इतना कॉन्फिडेंस नहीं होता, तब भी वो क्वेश्चन पूछ रहे होते हैं। इंग्लिश वाले तो क्वेश्चन करते ही नहीं है, उन्हें पता होता है उर्दू में उन्हें देना ही नहीं है, इंग्लिश में ही रखना है। तो इसलिए वो क्वेश्चन ये करते हैं कि सर उर्दू में रखें या इंग्लिश में, और नंबर किस में आते हैं? तो ये कहा जाता है हाँ यार इंग्लिश में थोड़े से ज्यादा आ जाते हैं। कहा जाता है ना हाँ यार थोड़े से इंग्लिश में ज्यादा आ जाते हैं। इसका मतलब ये बात तो क्लियर है कि इंग्लिश में नंबर आते हैं। पहला क्वेश्चन यहां पे क्लियर हो गया। दूसरा क्वेश्चन ये किया जाता है, कई बार ये कहा जाता है नहीं भाई इस्लाम उर्दू में रखें इंग्लिश में रखें नंबर बराबर ही हैं। खास करके सीएसएस के लेवल के ऊपर ये कहा जाता है कि भाई इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, उर्दू में रख रहे हैं या इंग्लिश में रख रहे हैं आपको नंबर बराबर मिलेंगे। कहीं ठीक भी है, लेकिन ये एक रिस्क फैक्टर है। ये एक रिस्क फैक्टर है कि जो पेपर चेकर है वो आपको नहीं बता रहा कि आपको उर्दू में नंबर देगा या इंग्लिश में देगा, क्योंकि एफपीएससी ने तो खुद अलाउ किया हुआ है आप जिस लैंग्वेज में मर्जी दें। तो फिर ये नहीं कह सकता कि, या उसने मेंशन किया हुआ होता कि उर्दू में देंगे तो कम दूंगा, इंग्लिश में देंगे तो कम, ठीक है, उसने मेंशन नहीं किया हुआ। लेकिन जो प्रोफेसर साहब हैं, जो चेक करने वाले हैं, उनमें फर्क है। जो इंग्लिश का पेपर चेक करेंगे, जाहिर बात है एक इंटेलेक्चुअलिटी का एहसास होगा कि इस्लामियात इंग्लिश में अटेम्प्ट किए भाई, तो हम हर चीज साइकोलॉजिकली ड्रिवन है, याद रखिएगा। तो साइकोलॉजिकली इंग्लिश जो है वो इंपैक्ट डालती है, तो प्रोफेसर साहब पे भी इंपैक्ट डालेगी। प्रोफेसर साहब कहेंगे हाँ यार ये लाइक बंदा है, इंग्लिश में रखा है तो जाहिर बात है इंग्लिश में लाइक किया तभी रखा होगा, वरना तो नहीं रखा होगा। उर्दू में तो कोई लिख सकता है। इसका मतलब यहां पे उसे फर्क पड़ेगा, चाहे 2 नंबर का पढ़े, 5 नंबर का पढ़े, 8 नंबर का पढ़े, फर्क पड़ेगा। और यहां पे इस्लामियाती तो है वही बचपन का पैटर्न है कि बचपन से उर्दू में लिखते आ रहे हैं, बचपन से वही लंबी लंबी किस्से कहानियां लिखने की आदत है, तो वही 3-3 4-4 पेजेस का एक आंसर लिखा जा रहा है, और क्वेश्चन वही जो है नंबर्स के आ रहे हैं, 11 नंबर 12 नंबर आ रहे हैं। और वही इंग्लिश में शायद 1.5 पेज लिख दिया तो आपको जो है वो 13 नंबर मिल गए, 14 नंबर मिल गए, ठीक है। तो ये चीज है। तो जो क्वेश्चन है सबसे पहला कि भाई किस में रखें, तो सजेशन ये है कि इंग्लिश में रखें। क्यों रखें? क्योंकि इंग्लिश में आपको नंबर मिलेंगे अगर आपने नंबर्स के लिए रखना है। दूसरा, अब अगर आपको इंग्लिश में नहीं रखना तो ठीक है, 5 नंबर कम आ जाएंगे भाई, 8 नंबर कम आ जाएंगे, आप कंफर्टेबल हो जाएंगे अगर आप उर्दू में रखते हैं। अगर कंफर्टेबल हो जाएंगे तो, नहीं होंगे तो नहीं। अगर मुझसे पूछेंगे तो मैं समझूंगा आप कंफर्टेबल शायद ना हो सके उर्दू में, क्योंकि देखिए आपके जो 11 सब्जेक्ट हैं, अगर आप थोड़ा सा उसको देखेंगे तो 11 सब्जेक्ट्स आप अटेम्प्ट कर रहे हैं इंग्लिश के अंदर, तो एक इस्लामियात उर्दू के अंदर क्यों? प्रॉब्लम कहां पे है? बस यहां पे आपने बात समझनी है, प्रॉब्लम कहां पे है। प्रॉब्लम यह है कि आपने हर सब्जेक्ट कहीं ना कहीं इंग्लिश में अटेम्प्ट किया हुआ है, सिवाय इस्लामियात के। इस्लामियात आपने स्टार्ट से ही, जब भी आपने कुरान का रेफरेंस दिया, जब भी आपने हदीस का रेफरेंस दिया, आपने उर्दू में दिया, कभी इंग्लिश में नहीं दिया, खास करके मिडिल क्लास या देसी स्टूडेंट्स, ऐसा ही है। तो देसी स्टूडेंट्स का प्रॉब्लम ये है कि उन्होंने इंग्लिश तो उन्हें वैसे भी नहीं आती, और ऊपर से वो इस्लामियात को भी कहीं इंग्लिश में रख लें। हालांकि वो पाकिस्तान अफेयर्स को भी रख रहे हैं, करंट अफेयर्स को भी रख रहे हैं, लेकिन इसकी हिम्मत वो क्यों नहीं करते? वो सोचते हैं भाई कुरान और हदीस के जो रेफरेंसेस हैं वो कौन उर्दू इंग्लिश में लिखेगा। तो इसका एक सिंपल सा सॉल्यूशन है कि आपको एफपीएससी ये अलाउ करता है कि आप क्वेश्चन का जो आंसर राइटिंग है वो इंग्लिश में करें, ठीक है, लेकिन जो आप रेफरेंस दे रहे हैं कुरान का और हदीस का जो रेफरेंस देते हैं आप, उसे आप उर्दू में लिख सकते हैं। फिर से रिपीट करता हूं, एफपीएससी आपको अलाउ करता है, या एफपीएससी अलाउ न भी करे तब भी इस्लामियात के अंदर आपको यह अलाउ है कि आप आंसर पूरे का पूरा पेपर इंग्लिश में अटेम्प्ट करें, लेकिन आप जो रेफरेंसेस हैं जहां से आपने कुरान की आयत कोट करनी है, ठीक है, अरेबिक तो लिखने की जरूरत नहीं है, अगर आप हाफिज हैं तो अरेबिक लिखें, अदरवाइज अरेबिक की जरूरत नहीं है, समझ गए हैं। आपने सिर्फ तर्जुमा लिखना है। इसी तरह से हदीस जो आपने लिखनी है तो ये आप उर्दू में भी लिख सकते हैं, इंग्लिश में पेपर अटेम्प्ट करके लिख सकते हैं। सो जब 90% स्टूडेंट्स को जब ये पता चलता है, अच्छा हम कुरान और हदीस की वजह से ही तो उर्दू में रख रहे थे, तो अगर हम ये उर्दू में ही लिख सकते हैं इंग्लिश के पेपर के अंदर, तो प्रॉब्लम ही खत्म है भाई। यस, प्रॉब्लम खत्म है। इसलिए मैं ज्यादा स्टूडेंट्स को ये कहता हूं कि आप कोशिश करें कि इंग्लिश में लिखें। उसका फायदा क्या है? आपको कम लिखना पड़ेगा, ठीक है। आप 11 पेपर जो है वो इंग्लिश के अंदर दे रहे हैं, एक और पेपर दे दें, इंग्लिश भी आपकी बेहतर हो जाएगी, ठीक है। और आपका एक फ्लो बना हुआ है ऑलरेडी इंग्लिश के अंदर, तो आप उसी में लेके चलें, थोड़ी हिम्मत करें। सिर्फ जहां पे रेफरेंसेस की बात है कुरान और हदीस की, तो वो आप उर्दू में भी दे सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बस इतनी सी बात है, ठीक है।
तो उर्दू इंग्लिश की डिबेट ये है। अब फिर भी अगर कुछ स्टूडेंट्स कहते हैं नहीं भाई हमने तो उर्दू में ही अटेम्प्ट करना है, तो भाई करो, आपको किसी ने मना नहीं किया, करो। ज्यादा क्या होगा, 2 या 4 नंबर कम हो जाएंगे ना, 2-4 नंबर कम हो जाएंगे। अगर एक इंग्लिश वाले के लेट्स सपोज वो 60 दे रहा है तो आपको 55 दे देगा या 50 दे देगा, ठीक है, आप अगर कंफर्टेबल हो तो करो। लेकिन अगर आप समझते हो कि आप मैनेज कर लोगे तो आप इंग्लिश में करो, क्योंकि जब आप उर्दू की बुक पढ़ना स्टार्ट करोगे ना, मैंने आपको पहले ही बताया था कि उर्दू की बुक आप पढ़ोगे तो ना करते हुए 40+ चैप्टर आपको मिलेंगे हर बुक के अंदर, और अच्छा खासा टाइम लगेगा और आपके लिए अच्छी खासी कॉम्प्लिकेटेड चीजें होंगी। लेकिन वहीं पे जब आप उसे इंग्लिश में अटेम्प्ट करोगे तो आपके छोटे से चैप्टर्स होंगे, छोटी सी डिबेट होगी और बात खत्म हो जाएगी, प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा आपका, आपके लिए प्रॉब्लम ज्यादा नहीं बनेगी, ये बात है। अब जैसे मैंने ये कहा कि भाई पेपर कैसे अटेम्प्ट करते हैं, तो पेपर अटेम्प्ट करने में सिर्फ एक चीज का डिफरेंस है जो बता चुका हूं कि वो पाकिस्तान अफेयर्स और करंट अफेयर्स और इस्लामियात को जुदा जुदा करता है, वो है आपके रेफरेंसेस। तो आपने कुरान से रेफरेंस देना होता है हर क्वेश्चन के अंदर, हदीस से रेफरेंस देना होता है हर क्वेश्चन के अंदर, और फिका में अगर कहीं रेफरेंस बन रहा है तो दे दें, नहीं बन रहा तो ना दें। लेकिन कुरान और हदीस का एक एक रेफरेंस मिनिमम हर सूरत आपने क्वेश्चन में देना होता है। इसका मतलब यह है कि आपने 4 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं तो आपने 4 रेफरेंसेस जो है वो कुरान से देने हैं और 4 रेफरेंसेस अहादीस से देने हैं। सो अगर आप अपना जखीरा देखेंगे, अपनी कलेक्शन देखेंगे इस्लामिक थॉट्स की, तो इससे ज्यादा है आपके पास। बचपन से आप, भाई आप मुसलमान हैं माशाल्लाह से, बचपन से आप सुनते आए, पढ़ते आए, लिखते आए, बोलते आए, तो आपके पास इससे ज्यादा है। सिर्फ एक एक रेफरेंस क्या है। सो अब क्वेश्चन ये है कि आइडियल रेफरेंसेस कितने हैं। देखिए इसका कोई मेजर नहीं कर सकता कि आइडियल रेफरेंसेस कितने हैं, ये डिपेंड करता है कि आपको कितने आते हैं। आपको जितने आते हैं आप लिख दो। अगर लेट सपोज एक क्वेश्चन है नमाज के हवाले से और आपको उसके अंदर जो है वो लेट सपोज 4 आपको जो है वो रेफरेंसेस आते हैं कुरान के और 8 रेफरेंसेस आपको हदीस के आते हैं, लिख दे भाई। अगर टाइम मैनेज हो रहा है तो लिख दें, अच्छा है ना, ज्यादा सॉलिड मार्क्स आपके आएंगे। सो ये आपको कोई बाउंड नहीं करेगा। मिनिमम का जरूर कहेगा कि यार मिनिमम हर क्वेश्चन के अंदर एक कुरान से आप रेफरेंस दे देना। क्वेश्चन का मतलब एक टॉपिक आपसे पूछ रहा है ना, तो आपने इस्लामिक उसको स्ट्रक्चर देना है, तो अल्टीमेटली आपको फिर एक रेफरेंस देना होगा, एक कुरान से, एक हदीस से, एक कुरान से 2 हदीस से, एक कुरान से 3 हदीस से, कोई फर्क नहीं पड़ता। वहीं पे अगर लेट सपोज कुरान का रेफरेंस आपको किस क्वेश्चन पे और याद नहीं हो रहा या आपके दिमाग में नहीं आ रहा, तो क्या करेंगे, तो हदीस के दे दे भाई, हदीस के रेफरेंसेस दे दें। फर्स्ट सोर्स कुरान है, सेकंड हदीस है ना, तो आप वहां से दे दें, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन रेफरेंस जरूर देने हैं। बस ये क्वेश्चन है। अगर आप नंबर लेना चाहते हैं रेफरेंस देने हैं। अब एक क्वेश्चन ये है, अगर कोई भी रेफरेंस नहीं देते तो क्या होगा, तो भी आप पास हो जाओगे। तो भी अगर आपने क्वेश्चन अच्छे से अटेम्प्ट किया हुआ तो आप पास हो जाओगे। सिर्फ ये है कि आप सिर्फ पास ही होगे, 40, 42, 44, 46 नंबर ही लोगे। अगर नंबर लेने हैं तो रेफरेंस देना पड़ेगा। अगर सिर्फ पास होना है, किसी क्वेश्चन में नहीं भी रेफरेंस याद आ रहे, आपको फेल नहीं करेगा अगर आपने अटेम्प्ट अच्छे से किया हुआ है। हेडिंग्स, सब हेडिंग्स, हेडिंग्स, सब हेडिंग्स, बस यही सीक्रेट है भाई। हेडिंग्स, सब हेडिंग्स आप दें और करते जाएं, और कुछ भी नया नहीं है। आपको चाहे जिस तरह मर्जी कहा जाए, यू अटेम्प्ट करें, यू करें, यू करें, ठीक है, वो कहना एक अलग चीज है, लेकिन एक्चुअल में यही है, इससे ज्यादा हट के कुछ नहीं है। अब क्वेश्चन किस टाइप के आते हैं, यहां पे जरा पास पेपर को देखते हैं। देखिए जी, हमारे पास 2023 का पास पेपर है। अब ये है इंग्लिश के अंदर, ठीक है जी, ये जो आपको देखने को मिल रहा है ये इंग्लिश के अंदर है, यही उसी का उर्दू वर्जन है। तो आपको वो कहेगा कि भाई उर्दू में अटेम्प्ट करना है तो उर्दू में करो, इंग्लिश में अटेम्प्ट करना है तो इंग्लिश में करो। अब कुछ स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं, और एक्चुअली में ऐसे होते हैं, वो ऐसे होते हैं कि वो इंग्लिश उर्दू दोनों में अटेम्प्ट कर देते हैं। ये काम नहीं करना, हालांकि वो बाउंड फिर भी नहीं कर रहा, लेकिन ये काम नहीं करना। ये प्रोफेशनल वे नहीं है आंसर राइटिंग का, कि आपने यहां से 4 क्वेश्चन में से 2 पकड़े, इंग्लिश में आपको आ रहे थे, आपने इंग्लिश में कर दिए, ठीक है, और 2 जो है वो आपने उर्दू में कर दिए। तो ये क्या है भाई, आपको वो कह रहा है कोई एक मीडियम ऑप्ट करो, कोई एक मीडियम ऑप्ट करो, तो आपने एक ही उठाना है, ठीक है। अब जैसे यहाँ पे देखिए क्वेश्चंस हैं, ठीक है जी। अब इन क्वेश्चंस में देखिए तो आपने क्या करने हैं जी, 4 क्वेश्चंस करने हैं। पहला क्वेश्चन एमसीक्यूज का है, तो यहाँ पे 7 क्वेश्चंस हैं, तो 7 में से एक तो हो गया नोट का, कि आपने नोट लिखना है 10-10 नंबर का। बाकी क्या है, क्वेश्चन नंबर 2 है, व्हाट इज कुरानिक आर्गुमेंट ऑन द लाइफ हेयर आफ्टर, व्हाट आर इट्स इंपैक्ट ऑन द इंडिविजुअल एंड कलेक्टिव लाइफ ऑफ ह्यूमन बीइंग। कि भाई जिंदगी बाद अज हयात जो है, मरने के बाद की जो जिंदगी है, वो जो है उस पे कुरानिक आर्गुमेंट क्या है। यानी इसका मतलब जब वो खुद कह दे, कुरानिक आर्गुमेंट दें, सो फिर एक से बात नहीं बनेगी।
फिर 2 से बात नहीं बनेगी, फिर आपको मिनिमम भी 4-5 आर्गुमेंट्स देने होंगे और एक्सप्लेन करना होगा। क्योंकि जब वो खुद कह रहा है, और किसी एक आध क्वेश्चन में वो कभी कभी कह देता है, तो जब वो खुद कह रहा है ऐसे क्वेश्चन को सिर्फ तब अटेम्प्ट करना है, आपको ये आंसर तो आता होगा जिंदगी इबादत हयात कैसी है, लेकिन इसके वो आपको 7-8 नंबर देगा अगर आपने बहुत अच्छा भी लिखा। अगर नंबर तब देगा जब उसने कुरानिक रेफरेंस कहा और आपने कुरानिक दिए, नहीं कहा तो फिर कोई इशू नहीं है, फिर आप 2 दें 3 दे रेफरेंस, कोई इशू नहीं है। जब बाउंड कर देगा फिर आपको लिखने पड़ेंगे, याद रखिएगा 4-5 मिनिमम आपको लिखने पड़ेंगे, क्योंकि खुद कह रहे हैं भाई कि मुझे सिर्फ डिबेट जो है वो कुरानिक रेफरेंसेस के थ्रू चाहिए, वैसे डिबेट नहीं चाहिए। और ये पूछ रहा है कि भाई जिंदगी के बाद अज हयात का क्या असर है जिंदगी के ऊपर, ठीक है, एक इनफरादी जिंदगी के ऊपर और एक इज्तिमाई जिंदगी के ऊपर, ठीक है। अब यहां पे उर्दू में देखें तो वही है, अखरवी जिंदगी के बारे में कुरानी इस्तदलाल क्या है, यानी कुरान क्या आर्गुमेंट देता है उसके ऊपर यहां पे बाउंड कर दिया, इसके इनफरादी और इज्तिमाई जिंदगी पर क्या असरात हैं। अब इस्लामियात में एक कॉमन चीज आपने याद रखनी है, ठीक है। ये कॉमन चीज क्या है, जैसे हम कुछ एसेज होते हैं ना, या करंट अफेयर्स के कुछ टॉपिक होते हैं जिसके हम ये कहते हैं कि भाई इसके कॉजेज और इफेक्ट्स हैं, ठीक है जी, तो कुछ चीजों के इफेक्ट या कॉजेज कॉमन होते हैं ज्यादातर। इसी तरह से इस्लामियात के अंदर भी आप अगर देखेंगे तो मेजॉरिटी में जो आपको इनफिरादी या इज्तिमाई जिंदगी का पूछेगा, तो आपने अगर 10 पॉइंट्स लेट सपोज याद कर लिए, वही 10 पॉइंट्स आप हर एक में लिख सकते हैं, क्योंकि सेम है भाई, हर इबादत का पर्पस सेम है, ठीक है, पर्पस सेम है। आपने नमाज के लिए भी वही लिख सकते हैं, रोजे के लिए, हज के लिए, ज़कात के लिए, ठीक है जी, या कुछ और पूछ रहे हैं तो आप सब के लिए सेम असरात लिख सकते हैं, अलग अलग से आपको तैयार करने की जरूरत नहीं है हर क्वेश्चन के लिए। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 2 है जी, डिस्कस द होली प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रोल एज अ रोल मॉडल फॉर द मिलिट्री स्ट्रेटेजी। अब यहां पे सीरा से क्या इसने टारगेट किया जी, मिलिट्री स्ट्रेटेजिस्ट के हवाले से पूछा कि भाई आप बताएं कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कैसे मिलिट्री स्ट्रेटेजिस्ट थे, ठीक है, कि जंगी हिकमत अमली जो है, पता कहते हैं जी जंगी हिकमत अमली जो है वो कैसी थी, उसका नमूना क्या था, वजाहत करें। अब यहां पे आप रेफरेंस देंगे, ठीक है जी, यहां पे यानी कि आपने पूरा सीरत का जो है वो बताना है, लेकिन सीरत को सिर्फ एक पहलू में लेके आना है, जंगी हिकमत अमली, और जो जंगें हुई हैं, कुछ जंगे बदर है, गज़वा ओहद है, बदर है, खैबर है, हुनैन है, ठीक है जी, गज़वा खंदक है, गज़वा खैबर है, तो इनके कुछ ना कुछ जो है मेजर जो वॉर्स हैं उनके रेफरेंसेस दे के कि भाई बदर जो है उसके अंदर क्या हिकमत अमली थी, ओहद के अंदर क्या थी, खैबर के अंदर क्या थी, गज़वा खंदक के अंदर क्या थी, ठीक है, हुनैन के अंदर क्या थी, तो कुछ जो है वो 4 से 5 वॉर्स को डिस्कस करके और उनके अंदर स्पेसिफिक स्ट्रेटेजी को आपने डिस्कस करना है, जो जब आप पढ़ेंगे तो आपको आइडिया हो जाएगा कि क्या क्या स्ट्रेटेजी थी, उसको आपने डिस्कस कर देना है, ठीक है। लेकिन ये ऐसा क्वेश्चन है कि यहां पे अगर आप कुरान का रेफरेंस नहीं भी देते तब भी प्रॉब्लम नहीं होगा, क्योंकि ये प्योरली एक स्ट्रेटेजी का क्वेश्चन है, तो यहां पे अगर आपका रेफरेंस नहीं भी बनेगा तो भी प्रॉब्लम नहीं होगा, लेकिन यहां पे नहीं बनेगा तो प्रॉब्लम होगा, समझ गए। यहां पे आपसे नॉलेज पूछ रहे हैं डायरेक्टली। 4th क्वेश्चन है हमारे पास, यानी यहां का 3rd क्वेश्चन, एलेबोरेट द राइट्स ऑफ डॉटर्स। वर्ड क्या यूज किया, राइट्स ऑफ डॉटर्स। अब यहां पे जो नया नया बंदा होगा फर्स्ट टाइम देने वाला, या उसकी ग्रिप नहीं होगी तो परेशान हो जाएगा कि यार बेटियों के हुकूक पूछे हैं, हालांकि ये बेटियों के हुकूक यानी औरतों के हुकूक की बात की जा रही है। हर औरत बेटी तो है बेसिकली, समझ रहे हैं ना, हर औरत बेटी तो है, तो यहां पे बेटियों के हवाले से बातचीत की जा रही है, तो औरतों के हुकूक ही पूछे जा रहे हैं। ग्रांटेड बाय द इस्लाम के भाई बेटियों को क्या हुकूक दिए इस्लाम ने, इसको एलेबोरेट करें, एंड हाउ दीज आर द डिनाइड बाय द मुस्लिम्स इन द कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड, और कैसे जो है इसको मुसलमानों ने ही जो है वो आज कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड के अंदर जो खत्म कर दिया। यहां पे है जी इस्लाम में बेटियों को हुकूक क्या अता किए गए हैं, इसकी वजाहत करें, और मुस्लिम दुनिया के मुसलमान इन्हें कैसे कबूल नहीं करते। यानी कि ये नहीं है कि वेस्ट ने एक्सेप्ट नहीं कर रहा, समझ रहे हैं ना, वेस्ट का रेफरेंस नहीं दिया, कहा मुसलमान ही, मुस्लिम दुनिया के अंदर ही, जैसे पाकिस्तान के अंदर ही पाकिस्तानी या अफगानिस्तान के अंदर ही तालिबान उनको एक्सेप्ट करने से इनकारी हैं और खुद को इस्लामिक स्टेट कहते हैं। तो यहां पे आपने जो है बेटियों यानी कि औरतों के हुकूक को उसको बताना है कि भाई फंडामेंटल राइट्स क्या हैं, ठीक है जी, फंडामेंटल राइट्स के हवाले से उसका रेफरेंस दे के उसके बाद आपने लिखना है। और यहां पे आपने जाहिरी बात है जब इन्होंने कहा कि भाई इस्लाम दे रहा है, सो आपको रेफरेंसेस देने पड़ेंगे, कुरान से हदीस से आपको रेफरेंसेस देने पड़ेंगे। इसी तरह से नेक्स्ट है जी हमारे पास इजमा यानी सेंसस क्या है, इस्लामिक जो शरिया लॉ है, ठीक है, इस्लामिक ज्यूरिस्प्रूडेंस जिसे कहते हैं, एंड एक्सप्लेन्स इट्स डिफरेंट काइंड्स। इजमा क्या है, इसकी काइंड्स क्या हैं, कैन लेजिस्लेशन। अब देखिए यहां तक तो इसने इस्लामियात का आपसे क्वेश्चन पूछा जो इसके पीछे इस्लामिक लॉज बताए हुए हैं, उसके बाद कहता है जी यहां से इसने इसको किसके साथ, कंटेम्प्रेरी वर्ड के साथ जोड़ा हुआ है। कैन लेजिस्लेशन बाय द पार्लियामेंट ऑफ एन इस्लामिक स्टेट बी रिकॉर्डेड एज द वैलिड सेंसस, कि क्या आज की जो इस्लामिक स्टेट है, इस्लामी रियासत है, अगर वो कोई लॉ पास करती है पार्लियामेंट के थ्रू तो हम उसे इस्लामिक कंसेंसस में शुमार कर सकते हैं। तो
तो इसका मतलब जब आप कंसेंसस को डिफाइन करेंगे, इसकी टर्म्स को डिफाइन करेंगे और फिर आप उन पैरामीटर्स के अंदर देखेंगे कि आज की जो लेजिस्लेशन है जैसे पाकिस्तान के अंदर है, तो क्या पाकिस्तान की जो लेजिस्लेशन है वो एक्चुअली में है, अगर वो इन पैरामीटर्स, इजमा के पैरामीटर्स के ऊपर पूरी उतरती है, वाकई में यहां उलमा बैठे हुए हैं और उलमा के लिए, इजमा के लिए जो शराइत हैं पार्लियामेंट जो पास करती है वो नहीं हो सकती, क्योंकि पार्लियामेंट के अंदर कौन बैठा हुआ है भाई? वो लोग बैठे हैं जो 62 और 63 पे पूरा नहीं उतरते। किसी पे शराब का केस, किसी पे जुए का केस, किसी पे जना का केस, ठीक है, किसी पे क्या केस, कोई जो है वो 10 पढ़ा हुआ, कोई 12 पढ़ा हुआ। तो ऐसा कैसे पॉसिबल है कि ये 10-12 पढ़े हुए लोग जो है जब ये कानून पास करें तो वो अल्लाह के कानून के बराबर हो? ऐसा पॉसिबल नहीं है। अल्लाह का कानून एक बहुत परफेक्ट कानून है, ठीक है। इसका मतलब यह है कि फिर इजमा के लिए जो कंडीशंस हैं कि किस टाइप का आलिम होना चाहिए, किस टाइप के उलमा, उनकी कंडीशंस क्या, उनको कितनी हदीस याद हो, क्या उनका जो है वो नॉलेज का लेवल क्या हो, तो हाँ उस तरह के अगर यहां लोग बैठे हैं तो फिर हम ये कह सकते हैं कि हो, अगर नहीं है तो फिर नहीं हो सकता, ठीक है। हाँ, फिर जैसे हमने यहां बनाई हुई इस्लामी नजरियाती कौंसिल, वहां पे उलमा बैठे हुए हैं, शरिया कोर्ट बैठे हुए हैं, वो अगर कोई लॉज बना रहे हैं तो फिर हम कह सकते हैं यस है भाई, वहां पे है, ठीक है। तो इस तरह फिर आप उसको डिफाइन करेंगे। क्वेश्चन नंबर 6 है, एनालाइज द चार्टर ऑफ मदीना एज अ सोशल कॉन्ट्रैक्ट, कि भाई जो चार्टर ऑफ मदीना है, मिसाक मदीना जो है, ये एक सोशल कॉन्ट्रैक्ट जो है, एक मुआशरती जो मुआहिदा है, आप इसको कैसे देखते हैं? कि हम ये कहते हैं ना कि मिसाक मदीना यानी मदीना के अंदर एक नई रियासत नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसकी बुनियाद रखी, और वो कौन सी रियासत थी? वेलफेयर स्टेट थी, एक फलाही रियासत थी। तो फलाही रियासत जो है, इसका कॉन्सेप्ट यानी कि फलाही रियासत का मतलब क्या है, या सोशल कॉन्ट्रैक्ट किसे हम कहते हैं? कि भाई जब स्टेट जो है, आप स्टेट को अपने कुछ ना कुछ इख्तियारात सरेंडर करते हैं इस बदले में कि भाई इसके बदले में तुम मेरी प्रोटेक्शन करोगे, मेरे लिए अच्छा सोचोगे, मेरे लिए सहूलियात लेके आओगे। तो एक सोशल कॉन्ट्रैक्ट है कि आपने स्टेट को कुछ जो है वो क्या कर दिया जी, अपने राइट्स दे दिए कि भाई ये ले लो मुझसे, उसके बदले मुझे कुछ दे दो, ठीक है, मेरे लिए रूल ऑफ लॉ सेट कर दो, लॉ सेट कर दो, मेरे लिए इकोनॉमी का कुछ सिस्टम कर दो, खाने पीने का कुछ कर दो। तो ये एक सोशल कॉन्ट्रैक्ट है पूरा। तो बेसिकली फलाही रियासत जो मदीना की बुनियाद रखी गई थी वो क्या थी? वो इसी बेस के ऊपर थी कि भाई जो गरीब है, जो कमजोर हैं, उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी स्टेट के ऊपर है, ठीक है, और साथ में जो पावरफुल है उनको स्टेट प्रोटेक्ट करेगी कि वो जो एक्टिविटीज करना चाहें इस्लामिक पैरामीटर्स के अंदर रहते हुए। तो जो चार्टर ऑफ मदीना है, जब मदीना के अंदर आए थे तो वहां पे यहूदी भी थे, ऐसे ही यहूदियों कबीले भी थे, तो यहूदियों के साथ भी और वहां पे पहले से जो अंसार मौजूद थे उनके साथ भी जो है चार्टर साइन हुआ, पूरा एक नई रियासत का आगाज था, जो स्टेट वर्सेस पीपल था कि भाई कैसे जो है हम मिलके चलेंगे। तो वो सोशल कॉन्ट्रैक्ट उसको एनालाइज करें, यानी इसकी टर्म्स को आप एक एक टर्म को लिखेंगे और उस एक एक टर्म के ऊपर आप डिबेट करेंगे कि भाई ये कैसे थी, ये कैसे थी, इस तरह से। इससे क्वेश्चन 7 है, व्हाट आर द मोटिव्स ऑफ एक्सट्रीमिज्म इन पाकिस्तान, कि भाई पाकिस्तान में एक्सट्रीमिज्म की क्या वजूहात है। हाउ कैन द सोसाइटी गेट रिड ऑफ द एक्सट्रीमिज्म बाय फॉलोइंग द टीचिंग्स ऑफ इस्लाम, कि इस्लाम की तालीमात को या इस्लामी तालीमात को मानते हुए कैसे सोसाइटी जो है वो एक्सट्रीमिज्म से बच सकती है। आज अगर हम देखते हैं कि एक्सट्रीमिज्म सोसाइटी मौजूद है, खास करके पाकिस्तान के अंदर मौजूद है, और वो किसके नाम पे मौजूद है? इस्लाम के नाम पे मौजूद है। आज टीटीपी वाले अगर मार रहे हैं तो इस्लाम के नाम पे कि भाई हम शरिया ला रहे हैं। सो सवाल यह है कि अगर सोसाइटी को हम एक होल दे दें, एक शेप दे दें, हम इसका सोशल सिस्टम चेंज कर दें, इकोनॉमिक सिस्टम चेंज कर दें, इसका जस्टिस सिस्टम चेंज कर दें, तो क्या फिर हम ये कहेंगे कि सोसाइटी एक्सट्रीमिज्म से बाहर निकल आएगी? पॉसिबिलिटीज हैं, जाहिर बात है कि अगर डिस्पैरिटीज खत्म कर दें और वो जो इस्लाम मान रहे हैं, ठीक है जी, अगर हम देखें कि अगर वो सही कह रहे हो तो ठीक है, नहीं कह रहे तो उन्हें बताएं कि भाई इस्लाम ये है। और इस तरह से क्वेश्चन नंबर 8 है जी, नोट आपने लिखना है, नोट के ऊपर है जी 2 के ऊपर, ह्यूमन राइट्स इन द लाइट्स ऑफ सरमन ऑफ फेयरवेल पिलग्रिम्स, ठीक है जी, खुतबा हज्जतुल विदा का जो ह्यूमन राइट्स के हाल से बातचीत की गई वो उस बताएं आप जी, ठीक है जी, और खास करके ह्यूमन राइट्स की बात करनी है उस टाइम पे जो बात की गई थी, और सोशल जस्टिस इन इस्लामिक सोसाइटी के जो माशरती इंसाफ है, ठीक है जी, जो आज हम देखते हैं कि जो एक्सट्रीमिज्म है, जो हमारे प्रॉब्लम्स है पाकिस्तान के या पूरी मुस्लिम दुनिया के, उसके पीछे सिर्फ एक चीज छुपी हुई है, वो क्या है? सोशल जस्टिस का ना होना। तो मुआशरती इंसाफ ना होने की वजह से आज मुआशरा तकसीम है, ठीक है, और मुआशरे की तकसीम की वजह से डिस्पैरिटीज हैं और यहाँ पे ये हालात बने हुए हैं। तो इस्लामिक सोसाइटी के अंदर जो है सोशल सिस्टम क्या हो सकता है? तो ये क्वेश्चंस हैं जी, ये इंग्लिश के अंदर हैं, इन्हीं को आप उर्दू में अटेम्प्ट कर सकते हैं। जहां पे आपको रेफरेंस याद होगा वहां पे रेफरेंसेस देते जाएंगे और क्वेश्चंस करते जाएंगे, ठीक है। कितने देंगे? जितने आपको याद है, मिनिमम 1, ठीक है, और मैक्सिमम जितने भी आपको याद हो, और एवरेज अगर कह लें तो हर क्वेश्चन के अंदर 3 से 4 रेफरेंसेस आप जरूर दें। दैट्स इट, इससे ज्यादा की जरूरत नहीं है। अब आप इंग्लिश में अटेम्प्ट करें, उर्दू में करें, ये आपकी मर्जी है। उर्दू में करेंगे तो आपको बुक से तैयारी करनी पड़ेगी, काफी ज्यादा पढ़ना पड़ेगा, ठीक है,
जो कि अब आपका पैटर्न नहीं रहा, खास करके सीएसएस के स्टूडेंट्स का पैटर्न नहीं होता कि उर्दू से ज्यादा तैयारी कर सके, क्योंकि वो इंग्लिश को स्टडी कर रहे होते हैं तो इंग्लिश का उनका पैटर्न एक बना हुआ होता है, समझ रहे हैं ना, तो वहां पे आपको फायदा दे रहा होता है। तो इसलिए इंग्लिश का ही पैटर्न अगर आप ऑप्ट करेंगे तो ज्यादा आपको डिफिकल्टी नहीं होगी। गो कि आप वो इस पे डिपेंड करता है कि जैसे एक बंदा खुद से तैयारी कर रहा है ना, तो वो उसको गेस नहीं कर सकता कि मैं इंग्लिश में सही कर रहा हूं या नहीं कर रहा। लेकिन वहीं पे जैसे अगर आप टेस्ट शेड्यूल देंगे, जैसे अगर मैं आपसे मॉक लूंगा, टेस्ट लूंगा, आप असाइनमेंट्स करते रहेंगे, तो आपकी डेली प्रैक्टिस खुद ही हो जाएगी कि आपने इंग्लिश में कैसे अटेम्प्ट करना है, ठीक है। तो आपको खुद ही पता चल जाएगा कि जब हमारा ये सेशन इंग्लिश का, इस्लामिक स्टडीज का खत्म होगा, तो आपका हाथ बैठ जाएगा कि इंग्लिश में कैसे अटेम्प्ट करते हैं। उसके बाद पेपर 2024 है जी, यहां पे क्या है जी, क्वेश्चन नंबर 2 है, सेल्फ प्योरिफिकेशन इज एन एसेंशियल एलिमेंट ऑफ द एवोल्यूशन ऑफ सोसाइटी, एक्सप्लेन। कि भाई जो सेल्फ प्योरिफिकेशन है, जो तज़किया नफ्स है, ठीक है, वो कैसे सोसाइटी पे असरअंदाज होता है। इसको 20 नंबर का है। द मेन पर्पस ऑफ द गज़वात नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वाज टू एस्टैब्लिश पीस, कि जो असल मकसद था, जैसे आज कहा जाता है कि भाई इस्लाम जंगों से फैला, तो बेसिकली जो जंगें थी, उसके जो गज़वात थे, उनके मकासद क्या थे कि भाई पीस आ सके, अमन आ सके, ठीक है। इसको एक्सप्लेन करें। एक्सप्लेन द डॉक्ट्राइन ऑफ प्रॉफिटहुड एंड इट्स इंपॉर्टेंस इन द ह्यूमन लाइफ, कि जो प्रॉफिटहुड है, जो नबूवत का सिलसिला है, ये क्या है और किस तरह ये ह्यूमन लाइफ के ऊपर असरअंदाज होता है, ठीक है। हाउ डज द इस्लाम हाईलाइट ह्यूमन डिग्निटी एंड ग्रेटनेस, कि ह्यूमन, अब देखिए ये फिर ह्यूमन राइट से यहां से क्वेश्चन आया, ह्यूमन डिग्निटी, और किसकी बात की, ह्यूमन डिग्निटी की बात की, यहां पे औरत की बात नहीं की, मर्द की बात नहीं की, फंडामेंटल राइट्स की बात की, एक इंसान की बात की गई है। हाउ कैन द सिस्टम ऑफ अकाउंटेबिलिटी इन पाकिस्तान बी आइडियलाइज्ड इन द टीचिंग्स ऑफ होली प्रॉफेट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, कि कैसे अकाउंटेबिलिटी को, इस्लामिक जो है वो प्रिंसिपल्स या टीचिंग जो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की थी, उस अकाउंटेबिलिटी से कैसे जो है वो आज हम उसको आइडियलाइज कर सकते हैं, ले सकते हैं पाकिस्तान के मसाइल के लिए। हाउ इट इज पॉसिबल टू एलिमिनेट द रिलीजियस एंड पॉलिटिकल एक्सट्रीमिज्म इन पाकिस्तान, कि भाई रिलीजियस एक्सट्रीमिज्म क्या है, मजहबी शिद्दत पसंदी क्या है, और जो है वो सियासी शिद्दत पसंदी क्या है, दोनों ही हमें पाकिस्तान में देखने को मिलती है, और यही हमारा करंट अफेयर्स का टॉपिक भी है, अगर आपको याद हो, ठीक है। तो कह रहे भाई इन द लाइट ऑफ टीचिंग्स ऑफ होली प्रॉफेट सल्लल्लाहु एक्सप्लेन करें कि भाई क्या जो है इसको कैसे एलिमिनेट किया जा सकता है। उसके बाद जो है इज्तिहाद के ऊपर आपसे क्वेश्चन पूछेगा, यानी शॉर्ट नोट लिखना है, और इंपॉर्टेंस ऑफ एपिस्टोल ऑफ हजरत अली रज़ी अल्लाह कि हजरत अली जो है उसके हवाले से जो उनको लेटर्स वगैरह लिखे गए, उस हवाले से आप बताएं कि क्या है। तो यहाँ पे बेसिकली जो है वो पूछा क्वेश्चन आ गया, तो ये इस हिसाब से आपने आंसर करना है, ठीक है। तो अगर आप ओवरऑल देखेंगे तो ओवरऑल यहाँ पे तकरीबन हर चैप्टर को टारगेट किया जा रहा है, हर चैप्टर को, कई टॉपिक जो हैं उसमें से बार बार रिपीट हो रहे हैं और कई जो है रिपीट नहीं हो रहे। अब जैसे मकातीब वगैरह जो हमने देखा कि जो हजरत उमर ने लिखे, हजरत अली ने लिखे, वो बहुत कम ही टारगेट करता है, अदरवाइज वहां से टारगेट नहीं करता। उसके अलावा कुछ और टॉपिक हैं जिनको मजहब या दीन का फर्क है, कभी आते हैं कभी नहीं आते, ठीक है जी। इसी तरह से पाकिस्तान के हवाले से कभी क्वेश्चन करेगा कभी नहीं करेगा। तो बाकी जो है ओवरऑल जैसे आप देखिए फंडामेंटल राइट्स के ऊपर रिपीट हो रहा है, ठीक है जी। अच्छा, इसी तरह से बाकी अगर आप देखेंगे तो कहीं ना कहीं जो अकाउंटेबिलिटी या पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में से क्वेश्चन आ रहा है, इस्लामिक सिविलाइजेशन में से कहीं क्वेश्चन आ रहा है, तो वो रिपीट कर रहा है बेसिकली, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या है जी, ये हमारे पास पास्ट पेपर्स हैं 2। अब आज हमने क्या डिस्कस किया, सबसे पहले तो हमने डिस्कस किया जी इंट्रोडक्शन को, ठीक है। और इंट्रोडक्शन किसका डिस्कस किया, सिलेबस का, कि हमारा जो सिलेबस है एक्चुअली में वो क्या है। हमने देखा 7 चैप्टर्स पे हमारा सिलेबस जो है वो मुश्तमिल है, फिर आगे उसके सब पार्ट्स हैं, ठीक है। यानी हर चैप्टर में से वो लेट्स सपोज एक क्वेश्चन देता है और आपने 4 करने हैं, पहली बात। दूसरा आपने क्या देखा कि पेपर को अटेम्प्ट कैसे करना है, कुछ नहीं करना, वैसे ही अटेम्प्ट करना है, हेडिंग्स दे के, सब हेडिंग्स देके। करना क्या है, सिर्फ साथ में रेफरेंसेस देने हैं, कुरान का रेफरेंस देना है, हदीस का देना है, अगर कुरान का नहीं आता तो हदीस का देना है, ठीक है जी। तो रेफरेंस जरूर देना है, इस्लामियात के अंदर ये काम करना है, अच्छे नंबर लेने हैं, बस ये चीज़ है, और इसमें कोई नहीं है। और ख़ास करके ये कहा कि इंग्लिश में कोशिश करें कि इसको अटेम्प्ट करें, आपको ज़्यादा फ़ायदा होगा, ठीक है। बाकी इंग्लिश में रखें उर्दू में रखें, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा आपको। अच्छा, शान से कह रही हैं आर्टिकल और एडिटोरियल पढ़ना इनफ है, क्योंकि सर न्यूज़पेपर, जी मैंने आपसे कहा कि स्मार्ट वे यही है कि आप आर्टिकल एडिटोरियल पढ़ें, पूरा न्यूज़पेपर पढ़ने की जरूरत नहीं है। पूरे न्यूज़पेपर की सिर्फ स्किमिंग कर लिया करें, ये देख लिया करें कि क्या न्यूज़ चल रही है, ये तो आपको पता होना चाहिए, बाकी जरूरत नहीं है, ठीक है। अच्छा, उसके बाद जी है क्या कह रहे हैं जी, जस्ट रेफरेंस उर्दू में लिख सकते हैं। जी मैंने कहा जी आप उर्दू में लिख सकते हैं आराम से, कुरान और हदीस के रेफरेंस उर्दू में लिख सकते हैं इंग्लिश के पेपर के अंदर। यस, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, बिस्मा ने किया कि भाई जो रेफरेंस देंगे क्या उसमें हमें कंप्लीट रेफरेंस देना है। देखिए अब रेफरेंस भी जो है वो उसके अंदर भी अब
आपको देखना डिवीजन है ना। अब जैसे अगर आपने कोई रेफरेंस दिया, लेट्स सपोज सूरह शम्स का आपने कोई रेफरेंस दिया, मैं यहाँ पे क्वेश्चन आप आगे डिस्कस करता हूँ, आपको खुद आइडिया हो जाएगा, ठीक है। अब लेट्स सपोज यहाँ पे क्वेश्चन मैंने लिया है राइट्स ऑफ डॉटर्स ग्रांटेड बाय इस्लाम, कि इस्लाम ने क्या जो है वो डॉटर्स को राइट दिए हैं। अब यहाँ पे देखिए हमने थोड़ा सा इसको इंट्रोड्यूस करवाया, इंग्लिश में आपको लिखना कम पड़ता है, यही आप उर्दू में लिखेंगे तो बहुत बड़ा क्वेश्चन होगा, बहुत बड़ा, लेकिन इंग्लिश में इतना बड़ा नहीं होगा। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 3 है 2023 के पेपर का। तो देखिए यहां पे आंसर कैसे हुआ है। सबसे पहले आपने क्या किया जी, यहां पे थोड़ा सा इंट्रोड्यूस करवा दिया, उसके बाद आपने यहां पे पॉइंट्स दे दिए, ठीक है, ये मेन हेडिंग है। उसके बाद आपने यहां पे हेडिंग दे दी राइट टू लाइफ। अब राइट टू लाइफ के अंदर आपने क्या किया जी, राइट टू लाइफ के अंदर आपने एक रेफरेंस दे दिया, आपको याद था राइट टू लाइफ के अंदर, तो आपने यहां पे एक कुरानिक रेफरेंस दे दिया, ठीक है, कुरानिक रेफरेंस दिया, ये इंग्लिश के अंदर है, यहां पे इंग्लिश के अंदर है, और फिर यहां पे ये उर्दू के अंदर है। तो देना किसी एक में ही है, इंग्लिश में भी आप उर्दू में दे सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब आपने दिया, उसके बाद आपने क्या किया जी, अब रेफरेंस की 2 टाइप्स हैं। एक तो ये है कि वाकई में आपने सॉलिड रेफरेंस दिया, यानी आपको पता है कि भाई ये कहां से लिया गया, ये जो है वो किसी सूरह से लिया गया, आपने सूरह का रेफरेंस नाम दिया, उसकी आयत आपने बताई, ठीक है जी, और वो कौन सी सूरह है ये आपने बता दिया, कंप्लीट रेफरेंस दे दिया। जाहिर बात है जब कंप्लीट रेफरेंस देंगे तो उससे क्या इमेज जाएगा, जब आप ये कहते हैं कि भाई फलां चीज जो है पेज नंबर 62 पे पैराग्राफ 4 पे 3rd लाइन पे है, तो क्या ये बताएगा कि इसका नॉलेज ज्यादा है, या ये बताएगा कि भाई हाँ ये फलां चैप्टर से है, यही बताएगा ना। जब आप एक कंप्लीट रेफरेंस देंगे तो जाहिर बात है एक अच्छा इंपैक्ट क्रिएट होगा और आपका नॉलेज में इजाफा, उसको पता चलेगा इसके नॉलेज में इजाफा हुआ है, ये पहले से लाइक है, तो वो आपको नंबर देगा, तो 4 नंबर ज्यादा। लेकिन वहीं पे अगर आप सिर्फ इसका दे देते हैं, सिर्फ यहां पे लिख देते हैं कि अल कुरान, अगर आपको याद नहीं है क्या है तो आपने कर दीजिए अल कुरान, और हदीस है तो हदीस आपने लिख दी, और आपने बीच में इन्वर्टेड कॉमास के अंदर लिख दिया, तब भी आपका ठीक है, गो कि वो इंपैक्ट नहीं पड़ेगा। लेकिन जाहिर बात है आपने क्वेश्चन लिखा, उसका रेफरेंस दिया, बात मुकम्मल है। अब आप अक्सर खुद भी जब बात करते हैं तो आप ये तो नहीं कहते कि भाई फलां पारे से, सूरह यासीन से, आयत नंबर 15 से, ठीक है जी, ये रेफरेंस दिया गया। आप अक्सर ऐसी बात तो नहीं करते, आप क्या सुनते हैं कि भाई जो है कुरान के अंदर अल्लाह ने फरमाया, हदीस के अंदर अल्लाह ने फरमाया। तो जब ओवरऑल हम बात करते हैं ना, तो हम ये कहते हैं कुरान के अंदर फरमाया, हदीस के अंदर फरमाया, तो सिर्फ आपको अल कुरान या अल हदीस लिख देना होता है, ये भी काफी है। अगर आपको याद नहीं होता, अगर किसी का याद है तो लिख दें, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन बाउंड नहीं करेंगे कि आपने हर सूरत पूरा कंप्लीट रेफरेंस देना है, ये बाउंड नहीं करेंगे, ये बाउंड नहीं करेंगे। नंबर का फर्क आ जाएगा 1 नंबर 2 नंबर का, लेकिन आपको बाउंड कोई नहीं करेगा। तो जहां पे आपको आ रहा है, उसके बाद आप देखिए राइट टू एजुकेशन है, राइट टू एजुकेशन के अंदर यहां पे हदीस का रेफरेंस है, यहां पे कुरान का था। अब दोनों जगह पे सेम देने की जरूरत नहीं है कि कुरान का भी आपने दिया, हदीस का भी दिया, क्वेश्चन फैलता चला जाएगा, तो उससे बेहतर है आप उसे बैलेंस कर लें। यहां पे आपने कुरान का दे दिया, यहां पे आपने हदीस का दे दिया। अब ये इंग्लिश में है, अब सिर्फ उर्दू में आप इन्वर्टेड कॉमास के अंदर लिख सकते हैं, और उसके नीचे जो है वो हदीस लिख सकते हैं, ठीक है जी, हदीस शरीफ, ये हदीस लिख सकते हैं, दैट्स इट, ठीक है। जब आप ये कहेंगे कि हदीस का मफहूम है, जैसे आप कहते हैं ना सम टाइम आप मफहूम बयान कर रहे होते हैं डायरेक्टली इन्वर्टेड कॉमास में, तब लिखते हैं जब एज इट इज आपने वही बात लिखी, फिर आप जाहिर बात है हदीस यहां नहीं लिखेंगे, फिर उर्दू में नहीं लिख सकते, फिर आपने इंग्लिश में ही लिखना है। जब आप उसको मतलब अपनी मीनिंग में कन्वर्ट कर रहे हैं ना, फिर तो हो ही नहीं सकता कि आप उसे उर्दू में लिखें। अच्छा, इसी तरह से राइट टू इनहेरिटेंस है जी, इसके अंदर फिर कुरान का रेफरेंस आ गया, ठीक है। अब यहां पे सूरह निसा है 4:11। अब आप एक कंप्लीट रेफरेंस है, अच्छा इंपैक्ट पड़ रहा है। अगर कंप्लीट नहीं है, सिर्फ सूरह निसा याद है, सूरह निसा लिख दें, वो भी याद नहीं है तो कुरान लिख दें। सो इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, 1-2 नंबर का फर्क पड़ेगा, लेकिन ये नहीं है कि वो आपको बाउंड करेंगे, ठीक है जी। फिर इसी तरह से आपने आगे फिर कुरान का हदीस का रेफरेंस दे दिया नेक्स्ट टॉपिक के अंदर। तो जिस आपने हेडिंग्स बनानी है, उसके बाद सब हेडिंग्स बनानी है, जहां बन रही है वहां बनानी है। तो हर हेडिंग के साथ अगर एक रेफरेंस बन रहा है तो दें, नहीं तो कम से कम 3 हेडिंग्स के साथ एक रेफरेंस आपने जरूर देना है, बस ये कोशिश कर लें अपनी, ठीक है। तो जैसे पूरे क्वेश्चन में मैंने कहा कि आपने कोशिश करनी है कि मिनिमम आप एक कुरान और एक हदीस का रेफरेंस जरूर दें, और एवरेज की बात करूं तो 3 जो है वो आप कुरानिक रेफरेंसेस दे दें, या 2 कुरानिक दे दें, और साथ में 3 अहादीस दे दें, आपका क्वेश्चन बैलेंस हो जाएगा, ठीक है। अब यहां पे साथ में देखिए डिनाइल का पूछा नहीं गया, लेकिन जाहिर बात है कंटेम्परेरी एक रेफरेंस दे दिया कि आपने क्वेश्चन को बैलेंस करना है थोड़ा सा। तो जब बैलेंस करेंगे तो अब जहां पे डिनाइल है जी ह्यूमन राइट्स का कंटेम्परेरी वर्ड के अंदर आपने आंसर कर दिया, ये आपका कंक्लूड। अब इंग्लिश में देखा छोटा सा आंसर है। इसी तरह से यहां पे 2024 का क्वेश्चन है सेल्फ प्योरिफिकेशन का। सेल्फ प्योरिफिकेशन इज एन एसेंशियल एवोल्यूशन इन सोसाइटी। अब आपने हेडिंग दे दी, उसके बाद जो है आपने क्या किया जी, यहां पे थोड़ा सा इसको एक्सप्लेन कर दिया कि सेल्फ प्योरिफिकेशन है क्या चीज एक्चुअली में, उसको एक्सप्लेन किया। उसके बाद आपने जो है वो यहां पे फर्स्ट हेडिंग दी, फर्स्ट हेडिंग के बाद आपने कुरान का रेफरेंस दे दिया, ठीक है, कुरान का रेफरेंस दिया, उसको थोड़ा एक्सप्लेन कर दिया। फिर यहां पे सेकंड हेडिंग दी, अगर कोई बन रहा है तो ठीक है। यहां पे इसकी सब हेडिंग है मॉरल कंडक्ट, कम्युनिटी वेलफेयर।
उसके बाद यहाँ पे आपने फिर जो है वो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत से एग्जांपल्स दे दी। यहाँ पे फिर आपने क्या किया जी, यहाँ पे फिर आपसे हदीस पे रेफरेंस दे दिया, फिर यहाँ पे हेडिंग आ गई, फिर इस तरह से। तो जहाँ पे जिस हेडिंग के साथ आपके दिमाग में कोई रेफरेंस बन रहा है वो दे दें, नहीं बन रहा तो ना दें, कोई इशू नहीं है। और अगर आपका हेडिंग्स के अकॉर्डिंगली नहीं बन रहा रेफरेंस, तो फिर उसका सबसे आसान तरीका ये होता है कि जब आप क्वेश्चन को स्टार्ट में इंट्रोड्यूस करवाते हैं तो वहां पे जब आपने इंट्रोडक्शन खत्म किया तो उस इंट्रोडक्शन के नीचे आप लिख दें। अगर आपको ये याद नहीं है कि किस हेडिंग के नीचे लिखेंगे तो वहां लिख दें, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। तो ये हमारे पास 2 क्वेश्चंस हैं जो आपके पास एक मॉडल के तौर पे कि आपने आंसर कैसे करना है, पेपर को अटेम्प्ट कैसे करना है। तो कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है। इसी तरह से अगर आप उर्दू में अटेम्प्ट करेंगे तो उर्दू में आप इस तरह से करेंगे। अब तज़किया नफ्स वलाई है, खुद की पाकी है, यहाँ पे आपने रेफरेंस दिया हुआ है, तो सबसे पहले तो आपकी प्रैक्टिस नहीं होगी, तो आपको लिखने के में ही बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होगी कि आप कैसे लिखेंगे। दूसरा, उर्दू में जब आप कम लिखेंगे तो याद रखिएगा आपको नंबर भी कम मिलेंगे, लेकिन अगर आप इंग्लिश में कम भी लिखेंगे तो आपको नंबर एवरेज मिलेंगे। अब अगर आप उर्दू में कम लिखेंगे ना तो फिर आपके लिए चैलेंज जरूर होगा, क्योंकि उर्दू में वो चाहेगा कि आप ज्यादा लिखें। यहाँ पे इस तरह से आपने हेडिंग दी, कुरान का हवाला दिया, हवाला कुरान आपने दे दिया, ठीक है। यहाँ पे एक हेडिंग हो गई, दूसरी हो गई, सब हेडिंग्स हो गई, ठीक है जी। यहाँ पे दे दिया, यहाँ पे दे दिया ये। अब देखिए उर्दू में ये छोटा है, अगर आप इस आंसर को कंपेयर करेंगे इंग्लिश के हिसाब से, ठीक है, उर्दू के आंसर को आप अगर इंग्लिश के हिसाब से कंपेयर करेंगे तो एक्चुअली में इंग्लिश का आपको एक बैलेंस आंसर लग रहा होगा। इसका मतलब ये है कि वो आंसर अगर आप लिखेंगे तो आपको 13-14 नंबर वो देगा, बहुत कम भी दिए तो आपको 12-13 नंबर देगा ही देगा। लेकिन अगर यही आप उर्दू में लिखेंगे तो आपको 8 से 9 नंबर मिलेंगे, ठीक है, या मे भी ज्यादा 10 मिल जाएं अगर आपके रेफरेंसेस अच्छे हैं, ठीक है। अब एक और सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो है वो अच्छे रेफरेंसेस किसे कहते हैं, इसको डिफाइन करते हैं। अच्छे रेफरेंसेस का मतलब ये है, जैसे अब देखिए इंटेलेक्चुअल माइंड्स का प्रॉब्लम क्या है कि वो दलीलें तो देते हैं, उनकी पूरी कोशिश होती है कि जब वो कोई बात करें वो दलील यानी आर्गुमेंट के साथ करें, और हमेशा एक सॉलिड बात होती भी यही है कि आप आर्गुमेंट के साथ करें, तब भी वो वैलिड जस्टिफिकेशन मानी जाती है, ठीक है। वैलिड जस्टिफिकेशन तब ही, वो फिलॉसफी के अंदर हम क्या कहते हैं, नॉलेज क्या है कि जब वो जस्ट हो, ठीक है, जब वो जस्ट हो और साथ में वो उसके ऊपर आप कोई ना कोई आर्गुमेंट दे सकें बेसिकली। सो अच्छे का मतलब ये है कि जहां पे जो चीज बैठ रही है वहां पे रेफरेंस देना है, ये नहीं कि आपने जो है वो। एकेडमीज का सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या है, मैंने आपसे कहा था इस्लामियात में एकेडमीज के स्टूडेंट्स फेल क्यों हो जाते हैं। प्रॉब्लम ये है कि रटी रटाई जो है वो आपको कुरान की आयतें दे दी जाएंगी, रटी रटाई अहादीस दे दी जाएंगी, 10-20 आपको दे दी गई। अब आपने हर क्वेश्चन में वो फिक्स करनी है। तो प्रोफेसर साहब क्या बेवकूफ हैं क्या? 30-35-40 साल से वो जो पेपर चेक कर रहे हैं, जो पढ़ा रहे हैं, उन्हें नहीं पता कि भाई इस बंदे ने रटी रटाई 10 चीजें हैं वही बार बार जो है वो छाप रहा है हर क्वेश्चन के अंदर, जहां पे रेफरेंस बन रहा है वहां पे भी, जहां नहीं बन रहा वहां पे भी, वहां पे स्टूडेंट्स मार खाते हैं। सो आपका जो प्योर नॉलेज है वो निखर के सामने नहीं आता, क्योंकि आपने रटी रटाई चीजें, वहां पे एकेडमीज वाले भी वही कोट कर रहे हैं, आपने वही करनी होती हैं। सो उससे बेहतर होता है आप कोट ना करें, ठीक है। सो बेसिकली आप अच्छे रेफरेंस का मतलब ये होता है कि जहां पे जो रेफरेंस बन रहा है वो देना है, जबरदस्ती का रेफरेंस नहीं देना। जहां पे बन नहीं रहा आपने जबरदस्ती का दे दिया, फिर वहां पे वो इंप्रेस नहीं कर सकेगा। बात बिग बैंग की हो रही है और आप जो है रॉक साइकिल को एक्सप्लेन कर रहे हैं, तो एक्चुअली में कोई कहानी बनेगी नहीं, ठीक है। तो एक्सप्लेन करें चीजों को बैलेंस के साथ, तो फिर चीजें बनेगी। अच्छे रेफरेंस का मतलब ये होता है, ठीक है। तो ये आपने देखा कि भाई इंग्लिश में कैसे अटेम्प्ट होगा और उर्दू में कैसे होगा, और रेफरेंसेस आपने कैसे देने हैं। वेलकम राशिद। चलें जी, ओके क्लोज करते हैं इस क्लास को। तो होप सो आपको आइडिया हो गया होगा कि इस्लामियात में क्या क्या है और कैसे इसका पेपर अटेम्प्ट करते हैं, और ये जो मिथ्स बनी हुई हैं ये क्या हैं। बेसिकली जब एक बंदा सेल्फ स्टडी करता है ना, तो जब उसको कोई ऑब्जर्व करने वाला नहीं होता, यानी फीडबैक देने वाला कोई नहीं होता, तो प्रॉब्लम यहाँ पे आता है। इसलिए ये मिथ क्रिएट होती हैं। जब आपको कोई फीडबैक देने वाला हो तो वहाँ पे प्रॉब्लम नहीं होती, चीज़ें वही हैं जो आपको आती हैं। इस्लामियात के अंदर ऐसा क्या है, नमाज, रोज़ा, हज, ज़कात, कलमा, ठीक है जी, आखिरत की ज़िंदगी, दुनिया की ज़िंदगी, ठीक है, इनफिरादी इज्तिमाई फ़वाइद क्या हैं, खुलफाए राशिदीन की ज़िंदगी क्या थी, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन क्या है, इस्लाम की अकाउंटेबिलिटी क्या है। क्या ये चीज़ें आपको नहीं पता? भाई आपको पता है, आपको पता है, बस सिर्फ आपने उनको एग्जाम के पैटर्न के हवाले से डिस्कस नहीं किया हुआ। ओके जी, थैंक यू।